हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे यूजीसी नेट के लिए आपके लिए बहुत शानदार क्लासेस चलाई जा रही है पेपर 2 के लिए, इतिहास का है। और बात सिर्फ यूजीसी नेट की नहीं है, आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे इतिहास आपका प्रमुख विषय होगा, चाहे नेट का हो, चाहे सेट का हो, चाहे एपी का हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में क्लासेस काम में आने वाली हैं। क्या? उन सभी एग्ज़ाम्स में क्लासेस काम में आने वाली है। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। आपको पता है क्लास हमारी बहुत छोटी होती है, 15-20 मिनट क्लास करते हैं और बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं। आज मैं ट्राई करता हूँ सिंधु घाटी शब्द पूरा एक साथ बताने के लिए। देखो होता क्या है, मैं आपको पहले बता दिया कि आपने पहले से कहीं न कहीं से यूजी कर रखा है इतिहास में, पीजी कर रखा है इतिहास में, तभी आप हिस्ट्री में आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर नहीं किया तो आपने सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी है। इस क्लास का उद्देश्य इतना है कि आपको एक प्रॉपर वे में एक शानदार कंटेंट आपको मिल सके आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग सभी लोग इतिहास के ज्ञाता हैं, मुझसे अच्छा इतिहास जानते हैं, ठीक है ना? एक कमी क्या है, एक इतिहास का प्रॉपर कंटेंट नहीं है आपके लिए। तो एक काम करता हूँ, अभी तक क्लास में 15-20 मिनट की कर रहा था। इसमें एक पूरा सिंधु घाटी सब एक टॉपिक कवर करते हैं और आप क्लास का फीडबैक देना कैसा-कैसा आ रहा है। मतलब मैंने क्या बोला कई चीज़ रिपीट होती है, 4 से 5 बार रिपीट होती है, क्या आपको याद होनी होती है, ठीक है ना? एक क्लास में पूरा कंटेंट करते हैं, लगभग 322 पेज की पीपीटी अपने पास है। याद रखना बहुत शानदार कंटेंट है। एक-एक पॉइंट मैंने कवर किए हैं पीवाईक्यू से। वो पूरा कंटेंट पीवाईक्यू के हिसाब से बनाया गया है। जिस पॉइंट को मैं ज़्यादा हाइलाइट कर दूँ, उस पॉइंट पे आपको फोकस करना है। क्यों? वो एग्ज़ाम में आया गया है, वो एग्ज़ाम में आया हुआ है। आपको पता होगा मैंने अब सारे पीवाईक्यू आपको करा चुका हूँ। सारे पीवाईक्यू मैं आपको करा चुका हूँ। बेसिकली आपको जानकारी होगी हाँ भैया पीवाईक्यू महत्वपूर्ण होते हैं और पीवाईक्यू जब करा करो तो पीवाईक्यू का एक्सपीरियंस आपके पास है कि भैया कैसे नोट्स बनाने हैं, कहाँ से क्वेश्चन आना है। ठीक है ना? कुछ मजबूरी भाषा लिखने की इसलिए हो जाती है, भाषा शैली इसलिए देना पड़ता है, ये अट्रैक्टिव दिखे। देखिए यहाँ कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। यदि चाहो सिंधु घाटी तो 4 से 5 पेज की वर्ड फाइल की पेज बना दूँगा, उसमें आपका कवर हो जाएगा। बट मजबूरी क्या है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाने की, ठीक है ना? कुछ पिक्चर्स दिखाने के लिए। हालाँकि मैं बोलता हूँ पिक्चर्स आपके काम की नहीं, बच्चों काम में आती हैं। आप लोग पढ़ते हो पेपर 1 और पिक्चर्स का यूज़ जानते हो कहाँ पे होता है, ठीक है ना? तो जहाँ पे नीड होगा मैं पिक्चर्स लाऊँगा आपके लिए। शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है कहाँ पर? 5 काल की बात हम लोग कर रहे हैं। आदि ऐतिहासिक काल की बात हम लोग कर रहे थे कल। प्रोटो हिस्टोरिक एज की हम लोग बात कर रहे हैं। आदि ऐतिहासिक काल की, प्रोटो हिस्टोरिक एज की हम बात कर रहे हैं। बता दूँ, सारा कंटेंट आपके लिए सारा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेगा। मैं कोई एक लैंग्वेज यूज़ करूँगा, मिक्स में यूज़ करूँगा, बट दोनों के लिए काम में आएगा, हिंदी के लिए भी एंड इंग्लिश के लिए भी। अब ब्रॉन्ज इज सिविलाइजेशन है, डेवलप इन फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द इंडस रिवर्स एंड द इंटरलूड। मतलब क्या? सिंधु घाटी सभ्यता उसकी सहायक नदियों के आसपास के उपजाऊ मैदान, फर्टाइल मैदान में बसा हुआ है। इसका डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हड़प्पा दिख रही है आपको, ये सिंधु है। मोहनजोदड़ो रावी के तट पर है और सिंधु आपका मोहनजोदड़ो आपका हड़प्पा आपका रावी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु के तट पर आपका, ठीक है ना? चलो, ठीक। हड़प्पा नामक, अब देखो परिचय पर है। हड़प्पा नामक पुरास्थल की जरूरतों ज्ञात होने से क्या इसका हड़प्पा नाम पड़ा? आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा? सिंधु नदी के आसपास है इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हड़प्पा स्थल की सबसे पहले खोज की गई, इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा है। बात करें इसलिए से कि हड़प्पा सभ्यता का है ना तर्कसंगत, तो सिंधु नदी तक ही सीमित ना होकर सभ्यता एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैली है, इसलिए कि इसको हड़प्पा सभ्यता का है ना तर्कसंगत। बात करें काल की, टाइम पीरियड की, तो क्रोनोलॉजी महत्वपूर्ण, डेटिंग सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। अलग-अलग वैज्ञानिक, अलग-अलग इतिहासकार, पुरातत्वविद इसको अलग-अलग मानते हैं, ठीक है ना? सिंधु घाटी सभ्यता लगभग सामान्य समय 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, बीसी, ठीक है ना? 2600 से लेकर 1900 मानी जाती है। यह आपकी कांस्य युगीन की नगरीय सभ्यता है। अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सारी सभ्यताएं ग्रामीण थी, रूरल आपकी थी। ये क्या आपका अर्बन सिविलाइजेशन है। इसका डेवलपमेंट 3 स्टेज में हुआ है, मेजर 3 फेज में आपका इसका डेवलपमेंट हो। कौन-कौन से 3 स्टेज आपको याद रखना? अर्लियर हड़प्पा फेज, जो कि आपका 3300 ईस्वी से 2600 ईस्वी पूर्व, याद रखना अर्लियर हड़प्पा फेज, जो आपका 3300 से 2600 ईस्वी पूर्व है। सेकंड आपका है मैच्योर हड़प्पन एज, जिसको हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के रूप में, मैच्योर हड़प्पन एज 2600 से आपका 1900 ईस्वी तक। देन हम लोग थर्ड पर आते हैं लेटर हड़प्पा फेज, जो कि अपना होता है 1900 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच में होता है आपका, याद रखना। या इसी पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की बात करें, विभिन्न घटक हैं, विभिन्न विद्वान अलग-अलग चीज़ बोलते हैं, ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ें कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इन शॉर्ट और डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता 20वीं शताब्दी की,
सीतापुर में द्वितीय शतक आज मतलब सॉरी त्योरी सभ्यता की उत्पत्ति बात करते हैं, तो गुमनाम सभ्यता के रूप में उभरी है कब? 20वीं शताब्दी में। आप ये कहो 20वीं शताब्दी मतलब कि 1900 के दशक में। आप देखो 1922 देखोगे, राखालदास बनर्जी देखोगे, अभी आप पढ़ेंगे सारी चीज़। शुरुआत कहाँ से होती है? चालीस मौसम अब सुनते चलना गौर से। पॉइंट हाइलाइट करूँगा, पूरे सेंटेंस नहीं पढ़ूँगा मैं, सिर्फ पॉइंट हाइलाइट करूँगा, समझना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्या? चार्ल्स मौसम महोदय थे, 1826 में क्या हड़प्पा टीले की अन्वेषण किया इन्होंने, ठीक है ना? चार्ल्स मैसन उन्होंने क्या वहाँ पे पुरानी बस्तियों के बुर्जों और ऊँची दीवारों को देखा। हालाँकि उन्होंने समझा क्या सिकंदर महान के समय का है, क्या है? सिकंदर महान के समय का, अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय की ये चीज़ें आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पे, हाँ। फिर 1856 में जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जॉन विलियम ब्रंटन ने ईंटों के टुकड़ों के साथ प्राचीन वस्तु प्राप्त की, ठीक है ना? इन्होंने वस्तुओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेज दिया, किंतु वह इस सभ्यता के महत्व को नहीं पहचान सके। बात कहाँ से होती है? 1826 को होती है। 1826 में चार्ल्स मैसन महोदय से होती है। सेकंड आपके अब देखो, हम जब बेसिकली पढ़ते हैं एक लाइन पढ़ लेते चार्ल्स मैसन, बट ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम में आए गए हैं कि सिकंदर महान के समय है चार्ल्स मैसन ने, ठीक है ना? जॉन विलियम मिंट को कब? रेलवे के टाइम पे खोज मिली। उस टाइम पे अलेक्जेंडर कनिंघम क्या थे आपके आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, उनके पास भेजा, बट इनकी इसके इंपोर्टेंस को नहीं, ठीक है? फिर आपको दिखा है 1872 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद वापस अलेक्जेंडर कनिंघम स्थान पर आए। क्या? प्रसिद्ध पुरातत्वविद क्या? तो आपकी सुनना। पहले क्या अलेक्जेंडर जनरल थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा, फिर वापस आए, इस स्थान पर घूमने के लिए गए। कुछ उन्होंने पुरातत्व वस्तु स्थिति के लिए उनका काल डिसाइड नहीं कर सके। क्या उनका किस टाइम पीरियड की है, एग्जैक्ट टाइम पीरियड डिसाइड नहीं कर सके। उन्होंने माना कि वस्तु संभवतः भारत के बाहर से आई थी, इफ दैट ऑब्जेक्ट प्रोबेबली बिलोंग टू अ फॉरेन सिविलाइजेशन, कि भारत के बाहर से आई थी। और उन्होंने इस बात के लिए वहाँ के गाँव के लोगों को एग्री कर लिया था, और एग्री करने के लिए कह दिया कि भैया क्या, हाँ भाई साहब ये वस्तुएं लगभग 1000 साल पुरानी यहाँ की बाहर से आई थी। Thus agreed with a local beliefs that the city was roughly 1000 year old। सुनते चल रहा है, एक पॉइंट सुनने दो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको क्रम से चाहिए, जो पॉइंट हाईलाइट होगा मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना? एक लॉन्ग क्लास कर रहा हूँ, मैराथन कर रहा हूँ, यदि मैं ज़्यादा यहाँ पे भागूँ कूदा पाती में आप भूल जाओगे। जो पॉइंट हाईलाइट करूँगा याद करना आप, ठीक है ना? 1900 हाँ, जो कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा आपको। 1912 में क्या जेएफ फिलिट आते हैं, यहाँ से सामग्री को प्राप्त करते हैं और रॉयल सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित करके 12 में कौन? जेएफ फिलिट महोदय आते हैं, परंतु वे भी इस सभ्यता का मूल्यांकन सही से नहीं कर पाते हैं, फेल टू करेक्टली एक्सेस द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ द सिविलाइजेशन। फिर आपका आता है 1921, कौन? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1921 में आते हैं, कौन आते हैं आपने याद रखना, महानिदेशक सर जॉन मार्शल महोदय आते हैं। कौन आते हैं? सर जॉन मार्शल महोदय आते हैं। इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी महोदय आते हैं। अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पे दयाराम साहनी की फोटो लगा दूँ, तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि आपके पेपर में दयाराम साहनी की फोटो आएगी? मैं सीधा पूछूंगा, क्या दयाराम साहनी की फोटो आएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है ना? ठीक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है आपका, ठीक है ना? जॉन मार्शल महोदय आते हैं। हड़प्पा पंजाब के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर, कहाँ पे? रावी नदी के तट पर बाएं स्थित था, याद रखना। 1922 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। अब सुनना पहले, 1921 में कौन है भैया? 1920 में कौन है आपका? दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खत्म किया। हड़प्पा कहाँ पे मिला इनको? हड़प्पा कहाँ पे? सुन, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण इस नाम लिख रहा हूँ, दयाराम साहनी ने हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर प्राप्त किया। ये आपसे यार लेफ्ट रिवर, क्या लेफ्ट बैंक ऑफ द रावी रिवर, क्या रखना आपको यहाँ पर, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान, ठीक है ना? फिर आपके आते हैं सर 1922 में जॉन मार्शल महोदय, कौन आते हैं आपके? जॉन मार्शल महोदय आपके आते हैं 1922 में। और राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल के राखालदास बनर्जी ऊपर कौन थे भाई साहब के? फिर दयाराम साहनी, कौन थे ऊपर? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल के हैं। यहाँ पे जॉन मार्शल के राखालदास बनर्जी आते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन करते हैं, ठीक है ना? मोहनजोदड़ो का उत्खनन करते हैं, जो कि सिंधु नदी के आपके राइट रिवर पर, दाहिने तट पर है। ये दोनों याद रखना। देखो इस आ रही है, ये रावी आ रही है, रावी के यहाँ पे कौन है भैया? इस साइड कौन है आपका? हड़प्पा है। और इस साइड कौन है आपका? सिंध। ये आपका राइट बैंक है, ये आपका लेफ्ट बैंक, याद रखना, ठीक है ना? 1924 में फिर से जॉन मार्शल ने घोषणा की कि यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी प्राचीन है।
जैसे 10 मेसोपोटामिया जितनी प्राचीन लगभग 5000 साल पुरानी है। मार्शल द्वारा प्रतिपादित हड़प्पा के कार्यक्रम को रेडियो कार्बन डेटिंग से समर्थन मिला। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार हड़प्पा का क्या होता है 25 से 1750 माना गया। अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी द सिविलाइजेशन लास्टेड अबाउट फॉर 400 से 500 वर्ष रीच मैच्योर मतलब ये 400 से 5 साल तक रहा है मैच्योर एज में। ये ना फेज 2200 से 2000 के बीच में। कुछ नवीनतम शोधों के अनुसार क्या सभ्यता 8000 साल पुरानी मानी जाती है। विद्वानों को मानता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति पूर्व ताम प्राचीन इन पूर्व संस्कृतियों में प्रथम कुल्ली, क्वेटा, शोथी, नाल, आमरी ये सारी संस्कृति आप लोग पढ़ चुके हो। कुल्ली संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, शोथी, नाल, आमरी संस्कृति कब पढ़ चुके हो आप लोग? आपने जब नवपाषाण काल पढ़ा था आपने, न्यूलिथिक एज पढ़ा था, तो ताम्रपाषाण काल पढ़ा था, उसकी पढ़ाई थी मैंने। पढ़ाई थी कि नहीं याद है? चलो, अब कालक्रम मतलब टेन्योर इनका कैसा है हमने पूरा पढ़ लिया ना, कालक्रम में उसका कैसे विकास हुआ है। क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन नवपाषाण काल के बाद कैसे विकास हुआ है। यहाँ पे क्या देखा, कैसे इसकी खोज हुई, उद्भव कैसे हुआ है। ये सारे फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन शॉर्ट में जो हाईलाइट पॉइंट मैं आपको हाईलाइट की हुई पीडीएफ भी दूंगा, सेव करते जा रहा हूँ। हाईलाइट की हुई पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। और यहाँ पे है ना क्रोनोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी और परिपक्व हड़प्पा काल भी कहा जाता है। क्या सभ्यता या परिपक्व हड़प्पा काल कहा जाता है, नेचुरल हड़प्पन किसे कहा जाता है। हम लोग पढ़ते हैं 1200 से 1700। इस टाइम पे जो लोग थे आपको कहते हैं सेमी नोमैडिक थे और एगेरियन कम्युनिटी के थे, मतलब क्या अर्ध यायावर और कृषक समुदाय के लंबे विकास क्रम के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। रंगना जो पहले घुमंतु जनजाति थी उनका विकास हो रहा है। मनुष्य ग्रामीण में रहता है, स्थायी जीवन आ रहा है, स्थायी जीवन आ रहा है आपका, और शहरी जीवन आ रहा है, ठीक है। उसके चरमोत्कर्ष को दर्शा रहा है। मनुष्य क्या है यहाँ पे, द राइज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड कल्चर इंटीग्रेशन प्रौद्योगिकी और वैचारिक एकीकरण की पृष्ठभूमि पर सभ्यता का विकास हुआ है। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे अभी। टू अटक की सभ्यता की टेक्नोलॉजी, पाषाण की मूर्तियां पढ़ेंगे, उपकरण पढ़ेंगे, मकान निर्माण पढ़ेंगे, शहरों का विकास पढ़ेंगे, ठीक है ना, मुद्रा पढ़ेंगे, भाषा पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिखा है इसलिए विद्वानों ने हड़प्पा संस्कृतियों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया। कौन सा कार्यक्रम, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित कौन कौन सा। नंबर एक 500 5500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व, जो कि नवपाषाण काल के समकालीन था। इस समय पे क्या पिडमेंट क्षेत्र में आपको पर्वतीय पाद क्षेत्र में अब क्या पिडमेंट मतलब पर्वतीय क्षेत्र में आपको क्या मिलता है, मेहरगढ़ से कृषि प्रारंभ होती है और कृषक समुदाय को प्रसार होता है। याद है आपको मेहरगढ़ पढ़ा था अपन ने कल। 7000 बीसी में आपका क्या मेहरगढ़ आपको देखने को मिला था। मेहरगढ़ आपको देखने को मिला था, वहाँ पे क्या कृषि का आरंभ हो रहा था, कृषक प्रसार हो रहा था। दिस पीरियड एग्रीकल्चर फार्मिंग कम्युनिटी था पेडिमेंट रीजन, पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ रही थी, पर्टिकुलर एट मेहरगढ़ एंड सेपरेट स्प्रेड टू द अदर एरियाज फैल रही थी। यहाँ पे लिखा है देखो, इस समय पे क्या होता है बलूचिस्तान के अनेक छोटे छोटे, अब देखो आपको बलूचिस्तान देखना है, पाकिस्तान बलूचिस्तान बस 500 ईस्वी तक बलूचिस्तान के अनेक छोटे छोटे खेतियर गांव बस चुके थे। आप क्वेटा की घाटी में किली गुल मोहम्मद और कलात और अफगानिस्तान के कंधार के पास मुतक जैसे गांव अस्तित्व क्या क्वेटा की घाटी में। अब देखोगे ये आपका इंडिया है। अब देखो मैप में मैं बोलो आप खुद से बनाएंगे। आप मैं नेक्स्ट क्लास में मैप चिपका दिया और ध्यान नहीं दिया, इसको पता है आपको लगता है क्लास 2.5 से 3 घंटे, बट क्लास की बनाने में भाई साहब 10 घंटे का बैकग्राउंड होता है। मेरा टारगेट कुछ ऐसा है अभी कि दिवाली की छुट्टियां हैं, अच्छी खासी लीव मिली है, मैं त्योहारों से थोड़ा बचता हूँ, तो इस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूँ। पेपर वन पूरा मैं आप सोच रहा हूँ पेपर टू आपके लिए अधिकांश से अधिकांश पार्ट में आपको करा के रख दूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपकी लंबी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शॉर्ट रिकॉर्डिंग लंबी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। तो बस भगवान करे आवाज़ वगैरह सही रहे, बीच में डिस्टर्बेंस ना आए, क्लास में इशू ना आए, वॉइस को लेकर इशू ना आए, कुछ लेकर इशू ना आए, ठीक है नहीं। कोयटा की घाटी, किली मोहम्मद और कलात और अफगानिस्तान में क्या कंधार के पास मुंडी का जैसे गांव अस्तित्व में आ चुके थे, है ना। ये पूर्व हड़प्पा की बात कर रहे हैं, नवपाषाण एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कृषि का विकास हो रहा है, ठीक है ना। ठीक, और जो गांव की बात कर रहे हैं आगे लिखा है तक्षशिला के पास सरायखोला और बन्नू के दक्षिण में शेरी खान तरकई जैसी बस्तियां भी काल में आ चुकी थी अस्तित्व में, ना। आपको मैपिंग याद नहीं है ना, आपको नाम है तक्षशिला के पास कौन, सरायखेला, दक्षिण के पास शेरी खान तरकई। टीम अब देखो पूरा यदि देखा जाए शुरुआत कहाँ से हो रही है आपकी, वाली शब्द प्रसार आपको ऐसे दिखेगा, कुछ संस्कृतियों का प्रसार आपको कुछ ऐसे दिखेगा।
ऐसे। शुरुआत पूरी यहाँ से हो रही है, इस क्षेत्र से। तो इस तरह में आपको विकास इस क्षेत्र में आपको इस तरह आपको विकास देगा। अब वैदिक काल में यहाँ पे आगे, उत्तराधिक काल में आगे, फिर आपको मौर्य काल वगैरह यहाँ पे आपको पूरे दिखेंगे, नहीं? ऐसे पूरा विकास हो रहा है। सिंधु घाटी की शुरुआत यहाँ से हो रही है, सिंधु घाटी शब्द पूरा आपको यहाँ दिखेगी अधिकांशतः, ठीक है नहीं? तो डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है? बात करते हैं 4000 ईस्वी के आसपास, तो मकरान के तट पर कराची के पास आपको बालाकोट की बस्ती अस्तित्व में आ चुकी थी। संभवतः यहाँ समुद्री सीपीओ का प्रमुख स्रोत रही होगी। अब बात करें बालाकोट, पाकिस्तान, बालाकोट, कराची। कराची मतलब बालाकोट यहाँ पे, ठीक है ना? मेरठ का विस्तार, तो 4000 ईस्वी के आसपास मेरठ फैलकर लगभग 50 हेक्टेयर तक बस चुका था। 50 हेक्टेयर मतलब देखो जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बाग बढ़ रहे हैं, मकान बढ़ रहे हैं, खेती बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बात करें देखो यहाँ पे मकान और अन्य भंडारों के निर्माण की परंपरा जारी है। क्या मकानों के और अन्य भंडारों के निर्माण की परंपरा जारी रही, परंतु इसी समय मेरठ में लोग बड़े पैमाने पर तांबे का प्रयोग, क्या, ब्रॉन्ज, कॉपर का यूज करने लग गए थे। कॉपर टूल्स का यूज करने लगे। However, during this phase, the people of Mehergarh began to use copper tools on a large scale, ठीक है ना? फिर आप तो इस समय मेहरगढ़ की कला, कुम्भकारी का, आर्ट एंड पोएट्री का डेवलपमेंट इस टाइम पे हो रहा है। आर्ट एंड पोएट्री का डेवलपमेंट भी इस टाइम पे आपको हो रहा है, ठीक है ना? देखो आप शुरुआत क्या पढ़ रहे हैं हमको, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, कैसे ये लोग बने। पहले क्या देखा कि भाई नवपाषाण एज में क्या दिख रहा है आपको, फिर आपको देखा 11 ईस्वी के आसपास क्या देखा, बालाकोट दिख रहा है। फिर मेरगढ़ में हमने देखा कैसे विस्तार हो रहा है। कला देखो यहाँ पे बड़ी संस्कृति मेरगढ़ में, मेरगढ़ में आप सुनना, एक ही चीज कल भी आपने मेरगढ़ पढ़ा था, आज भी वही चीज आपकी रिपीट हो रही, तो आपको सारी चीजें याद होंगी। बस आपका यहाँ पे काम है क्रम से आपको देना है मुझे चीजें। आप इसके लिए विशेषज्ञ हो, बट एग्जाम के हिसाब से यदि मैंने आपको क्रम से चीजें दी थी ना, मेरी लाइफ सक्सेस है यहाँ पे, मेरी क्लास सक्सेस है। यहाँ से बड़ी संख्या में मिट्टी की बनी स्त्री की मूर्तियां और चाक से बने बर्तन आपको प्राप्त होते हैं। ह्यूमरस टेराकोटा फीमेल्स फिगर्स एंड फिगरेंस एंड व्हील मेड पोएट्री आपको यहाँ से पोएट्रीज आपको मिलती है। द पेंटेड मोटिव्स ऑन दीज पोर्ट्स, क्या आपको सुंदर चित्रकारी बलूचिस्तान के खेतिहर समुदायों की विशेष पहचान होगी। कहाँ पे? बलूचिस्तान के खेतिहर समुदाय, क्या सुंदर चित्रकारी वो लोग कर पेंटेड मोटिव्स कर रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान रखना। 4000 ईस्वी के उत्तरार्ध की बात करें थी हम, लेटर फोर्थ मिलेनियम बीसी की बात करें, तो पिडमान पर्वतीय क्षेत्र में क्या विकसित कृषि व्यवस्था से सिंधु घाटी सभ्यता को अपनाया। इस काल में आमरी सभ्यता, कल पढ़ा था हमने आमरी सभ्यता, यह सभ्यता मुख्यतः बलूचिस्तान के पैटर्न पर विकसित हुई। ध्यान रखना। क्या हकरा नदी क्षेत्र में बात करें, हकरा नदी में, हकरा नदी अब सूखी तलहटी वाले मैदानों में लगभग 40 स्थल हो चुके हैं। सरस्वती अगर आप पढ़ते हैं ना सब वो चीज, nearly 40 sites have been discovered in the now dried Hakra rivers basin। तो कहाँ पे आपका चोलिस्तान डेजर्ट में, आपका प्रेजेंट चोलिस्तान डेजर्ट। ये स्थल प्रारंभिक सिंधु सभ्यता के क्रमिक विकास की दिशा में, आपको नहीं कि आप देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जब विकास हो रहा है, धीमे धीमे यहाँ पे पहले से गांव बन रहे हैं, यही गांव आगे शहरों में बसे, ठीक है ना? इस शहरों का स्थान अलग हो, क्यों स्थान अलग हो आपको बताएगा। सेकंड आपका आता है आरंभिक हड़प्पा, अर्लियर हड़प्पा नहीं। अब देखो मैंने पढ़ा था हड़प्पा को 3 काल में डिवाइड कर रहे हैं, अर्लियर हड़प्पा इज, मैच्योर हड़प्पा इज और लेटर हड़प्पा इज। अभी तक इसके पहले का पढ़ रहे थे कि अर्लियर हड़प्पा के पहले क्या काम चल रहा है, ठीक है? अब देखो विस्तृत क्षेत्रों में मध्यमान कला साजी परंपरा को बदल देगा आरंभिक हड़प्पा कला में, शेयर पोएट्री मेकिंग ट्रेडिशंस अक्रॉस वाइड रीजन। फिर इसलिए कुछ विद्वान इसे क्षेत्रीय परंपराओं के उदय का काल ही मानते हैं, तो आरंभिक हड़प्पा काल को एज ऑफ द इमर्सिंग रीजनल कल्चर। ध्यान रखना आगे। इन क्षेत्रीय संस्कृति प्रमुख थी आमरीलाल, कोट दीजी, श्रोती सिसवाल और दम्ब सदात। कल पढ़ चुके हम लोग, आमरीलाल, कोट दीजी, श्रोती सिसवाल, दम्ब सदात पढ़ चुके ना। द मेजर रीजनल कल्चर ऑफ दिस पीरियड वर आमरी पढ़ चुके हैं। ये संस्कृति चीनी मिट्टी के प्रकार के आधार पर बनी थी, किसके? चीनी प्रकार के आधार पर बनी थी, लेकिन स्थानीय दृष्टिकोण से एक दूसरे से आच्छादित ओवरलैपिंग भी थी। तो एक दूसरे का प्रभाव भी इन पर पड़ा होता। संस्कृति अलग अलग थी, अलग अलग क्षेत्रों में थी, बट इनके प्रभाव भी पड़ रहा। क्यों? संबंधों का प्रभाव कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। संबंधों का आवाजाही व्यापार के यहाँ पे साक्ष्य मिल रहे होंगे आपको, ठीक है ना? मिलेगा ना। दक्षिण बलूचिस्तान और क्वेटा घाटी के ग्राम समुदाय में समान प्रकार के चित्रित भंडार पाए गए हैं, मेहमान पाए गए हैं। पर इन बर्तनों पर फूल वाले बैल और पीपल के पत्तों को दर्शाने वाली सज्जा भी दी गई। ध्यान रखना। अफगानिस्तान के मुल्क इलाके में और क्वेटा घाटी में दम सदात राना गुंडई से समान प्रकार की मिट्टी मानते देख रहे हैं आपको नहीं क्या? अफगानिस्तान की मुंडी तक पहुंच जाओ, क्वेटा घाटी में दम सदात पहुंच जाओ, राना गुंडई यहाँ पे क्या समान प्रकार की। अब पता है आपको याद क्या करना है, याद नहीं करना मिट्टी, याद रखना कि मिट्टी का कहाँ पे अफगानिस्तान पे
दमसार कोयटा घाटी में, रानाकुंडी कोयटा घाटी में, मध्य दक्षिण बलूचिस्तान में अंजीरा, तोगाब, इंदावरी, बालाकोट जैसी बस्ती पाई जा रही। ये बस्ती इंडिया में नहीं है। इन बस्तियों में फारस की खाड़ी इन नगरों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए थे। सिंध क्षेत्र की मैदानी बस्तियों में इस काल में क्या नाटकीय परिवर्तन हुआ? रमजान सिंध क्षेत्र अब क्या कर रहे हैं? सिंध क्षेत्र का भविष्य में होने वाले सांस्कृतिक विकास का केंद्र होगा। सिंध क्षेत्र का भविष्य में होने वाले सांस्कृतिक विकास का केंद्र बनकर ग्रेजुअली सिंध रीजन इमर्ज एज फोकल पॉइंट फॉर द सबसिक्वेंट हड़प्पन डेवलपमेंट। पॉइंट आपको याद रखना है ठीक ना, क्योंकि सिंध क्षेत्र में आगे सिंधु घाटी सभ्यता आपको देखिए। देखो, आरंभिक हड़प्पा काल का विकास क्षेत्र कैसे हुआ? हमने क्या पढ़ा? अरियल हड़प्पा इसका विकास कैसे हुआ पढ़ेंगे क्या? हमने क्या पढ़ा? हेडिंग में क्या था? कहाँ गया? ठीक। आरंभिक हड़प्पा काल, आरंभिक हड़प्पा काल कुछ क्षेत्र हमने देखे, आमरीनाल, कोट, सोती, सवाल, दम्बसदात, ठीक है नहीं? हमने क्या देखा? इनमें समानताएं कैसे दिख रही है? ये रीजनल आपकी संस्कृति कैसे बन रही है? इनमें क्षेत्रीय संस्कृति कैसे बन रही है? समानताएं इनमें कैसे बन रही है? समानता में कैसे बन रही है? ये सब ठीक है। वही बात यहाँ पे आ रही है आपकी क्या? आरंभिक हड़प्पा काल का विकास कैसे हुआ? पिडमोंट आंचल में विकास डेवलपमेंट इन द पिडमोंट रीजन। पिडमोंट क्षेत्र में मेहरगढ़ में ईसा पूर्व के आरंभिक चरण आप सुनना विकास कैसे हुआ आएगा वो भैया। बात करते हैं क्या मेहरगढ़ में क्या आपको पिडमोंट मतलब पता है यहाँ पे पर्वतीय गिरिपाद पर्वत के निचला हिस्सा ठीक है। कोमल दर्रे के पास रहमान डेयरी बस्ती नियोजित लंबोत्तर ओब्लॉन्ग बसावट और विभिन्न अर्ध मूलन पत्थरों के उपयोग के साक्ष्य मिलता है। यहाँ पे कोमल दर्रा, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी, कोमल दर्रा आपको मिलेंगे, कोमल दर्रा ठीक है। इसके आसपास का रहमान डेयरी से बस्तियाँ आपको मिली, ठीक है, याद रखना, प्रॉपर याद रखना। बन्नू के तरकाई किला, अब तो बन्नू क्षेत्र कितनी बार आ गया बताओ? आपको याद होगा इंडिया में नहीं है, 3 से 4 रिपीट हो बस यही मैं बोल रहा हूँ। कंटेंट आपको प्रॉपर चाहिए, आप विशेष पहले से इतिहास पढ़ के आ चुके हो, अब सारी चीज आपको आती है। क्या चाहिए? विशेषज्ञता चाहिए किसमें? प्रॉपर कंटेंट आपको मिल सके, प्रॉपर चीजें आपको मिल सके बस। वही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस क्लास के माध्यम से आपको हर चीजें प्रॉपर मिल सके, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग। पास में लेम्बा बस्ती निवासी पत्थर के औजार बनाने में निपुण थे। लेम्बा बस्ती के निवासी पत्थर के औजार कुछ क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली पत्थरी खदानें थी, जिनका प्रयोग न केवल स्थानीय विनिमय के लिए बल्कि बल्कि ट्रेड के लिए भी किया जाए, क्या ट्रेड विनिमय के लिए भी किया जा रहा है, ठीक है ना, याद रखना। इंग्लिश में आप लोग पढ़ते चलना साथ में। सिंध की निचली घाटी में क्षेत्र कैसे हुआ विकास? सिंध की निचली घाटी में तो आमली शब्द आपको मिलती है। एक सुस्पष्ट परंपरा विकसित यहाँ पे लोअर इंडस वैली से क्या आमली कल्चर आपको वे लोग ईंट और पत्थर के मकान बनाते थे। मधवानों पर कोमल खबरदार भारतीय बैल चित्र, गुजरात के धोलावीरा और सुरकोटा जैसी समकालीन बस्ती समान संस्कृति पाई गई हैं। अब यहाँ पे आपको बोलते हैं सिंध की निचली घाटी में इसकी बात कर इस क्षेत्र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आमली शब्द आपको दिख रही है, ठीक है ना। जो पत्थर के मकान यहाँ पे बन रहे हैं, पूरे भारतीय बैल बन रहे हैं, पूरा हड़प्पा काल पढ़ रहे हो, पूरा हड़प्पा काल यही देखो, यही विशेषता आपको हड़प्पा काल में दिखेगी। जब हम नेचुरल हड़प्पा पढ़ेंगे ना इस तरह देखिए। गुजरात में धौलीवीरा और सोलह जैसी समकालीन बस्ती मान संस्कृति पाई गई हैं। तो के बाएं तट पर मोहनजोदड़ो के सामने कोटदीजी बस्ती स्थित थी। कोटदीजी चाक्य और बर्तन मिलते हैं। गहरे किरमिजी रंग की धारियों में सजावट मिलती है। ऐसे में तुम्हें कालीबंगा से से प्राप्त मिलती है, याद रखना। यह समानता बताती है कि उसमें कृषक समुदाय के बीच क्या सांस्कृतिक संपर्क और विकास था। क्या आपका स्ट्रॉन्ग कल्चर कॉन्ट्रैक्ट एंड पहिए के विकास हो चुका था। पहिए के विकास से लोग क्या एक इंसान से दूसरे जा रहे थे, व्यापार आपसे कर रहे थे, रिश्ते नाते बना रहे थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या होगा अपना, निचली घाटी में डेवलपमेंट कैसे हुआ? पहला पॉइंट कैसे होगा? पिडमन क्षेत्र में विकास कैसे हुआ पूर्व हड़प्पा काल में। तीसरा पॉइंट आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ एंड इकोनॉमी कैसी थी। इस काल में क्या एक स्थायी खेतियर समाज का सेटल एरेगियन सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। गेहूं, जौ, अलसी, दालें, तिल, खजूर, अंगूर, कपास की खेती करते थे, कॉटन की खेती करते थे। भेड़, बकरियां, घुड़सवार मवेशी और भैंसे पालते थे। गोट्स एंड हम्स कैटल एंड बफेलोज को पालते थे। कालीबंगन से गहन कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से क्या मिलते हैं? इंटेंसिव
इंटेंसिव एग्रीकल्चर के इंटेंसिव एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिलते हैं, याद रखना। ये अब पूर्व हड़प्पा काल में मिल रहे हैं। यही साल आप लोग मैच्योर हड़प्पा में पढ़ोगे, सेम विशेषताएं पढ़ोगे वहाँ। तांबे के प्रयोग की बात करें तो इस समय धातु कर्म का प्रयोग कैसे हुआ, है ना? कॉपर का यूज कैसे हुआ, मेटलर्जी कैसे हुआ, धातु कर्म। तो सोथी सीसवाल संस्कृति देखूंगा यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में तांबे का प्रयोग व्यापक क्षेत्र में। अब देखो यहीं आगे आगे क्या कांच सभ्यता बनेगी आपकी सिंधु घाटी प्रॉपर मैच्योर। इन बस्तियों में मिट्टी के बर्तनों की शैली भी मिलती जुलती है ना। मेरगढ़, रहमान डेयरी तांबा कांसे के सीमेंट मिलते हैं, शुआ छेनिया बचे, है ना। हाथों की ठंडी गड़ाई कोल्ड हैमरिंग और खुले सांचे ओपन एंड वर्ल्ड कास्ट आपने देखा होगा कि हम लोग क्या धातु को पिघला लेते हैं, धातुओं को पिघला लेते हैं, फिर एक सांचे में डाल देते हैं, एक क्या सांचे में डाल देते हैं, डाल देते हैं कि नहीं, उससे एक आकृति आपकी बन जाती है। मतलब क्या यहाँ पे फॉर्म आपकी यूज, सोना और चांदी का बहुत कम यूज हो रहा है, सोना और चांदी का बहुत कम यूज हो रहा है, तो ये जो गोल्ड एंड सिल्वर बस मिनिमल। तो बस्तियों का प्रसार कैसे हो रहा है, योजना कैसे बनी, देखो अब यहाँ पे समझना क्योंकि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का नगर प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, यहाँ से कंपेयर करना। इस काल की गाँवों की संख्या में तेजी से वृद्धि। घग्गर हकरा घाटी में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र था। बलूचिस्तान में बस्तियों की संख्या लगभग 4 गुना बढ़ गई थी बलूचिस्तान में, है ना। ये याद रखो, बस्तियों की योजना और किलेबंदी में महत्वपूर्ण विकास हो गया था। कालीबंगन, रहमान डेयरी, कोट दीजी, बनावली में किलेबंदी के साक्ष्य मिलते कहाँ कहाँ? हड़प्पा काल में, पूर्व हड़प्पा काल में। कहाँ पे? कालीबंगन, रहमान डेयरी, कोट दीजी और बनावली में क्या किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं ना। फोर्टिफाइड सेटलमेंट मिलता है। कालीबंगन में ईंटों के निर्माण और बिछाने के मानक नियमों का पालन किया जाता है। क्या? कालीबंगन में ईंटों के निर्माण और बिछाने के मानक नियमों का पालन किया जाता है। ई गाड़ियों बैलगाड़ियों के साक्ष्य दर्शाते हैं कि परिवहन में बैलगाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या गाड़ियों और बैलगाड़ी के साक्ष्य क्या दर्शाते हैं? क्या बैलगाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। मेहरगढ़ और रहमान डेयरी में मोहरों का प्रयोग व्यापक व्यापार के लिए किया जाता था। मेहरगढ़ और रहमान डेयरी के मोहरों का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता। यही मोहर आप देखो बाद में सील्स आपकी बाद में भी आपको मिलती है ट्रेड में, ठीक है नहीं मिलती। आपको ऐसे व्यापार की जानकारी मिल रही है, कैसे वहाँ पे ईंटों का प्रयोग हो रहा है, कच्ची ईंटों का, पकी ईंटों का, कैसे आपको किलेबंदी के साक्ष्य मिल रहे हैं। यही चीज़ देखो शुरुआती सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आपकी अर्लियर एज है। यही बाद में जाके आपको विकसित सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगी। अभी आपको गाँव दिख रहे हैं, बाद में कुछ शहर दिखेंगे, दिखेंगे नहीं? कोई जब हम विकास पढ़ रहे हैं, तकनीकी है ना, आर्थिक टेक्निकल इकोनॉमिक्स एडवांटेज कैसे हो रहे हैं देखो उस समय। 2000 ईस्वी के आरंभ में सिंध क्षेत्र यातायात धातु कर्म नगर योजना जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर ली थी। यह वही आधार था जिस पर आगे चल के बोलेगा ना, वही जिस पर आगे चल गया परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। अब आते हैं नगरों का उदय और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। ये आपका मैच्योर जो प्रॉपर तरीके से, ये आपका मेन टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, मैच्योर हड़प्पा में। मैं आपको इतना चाहिए क्यों पढ़ा था भैया, नेट में आज आए गए हैं, नेट में ऐसा क्वेश्चन आए हैं और आपसे यूपीएससी ऑप्शनल में यदि आपका इतिहास है ना, बहुत शानदार तरीके से आपको क्लासेस काम में आएंगी। यदि मैं चाहूँ ना तो इस पे हटा दूँ, यहाँ पे यूजीसी नेट हटा दूँ, लिख दूँ यूपीएससी हिस्ट्री फॉर ऑल एग्जामिनेशन, तो आपको यूपीएससी ऑप्शन में काम में आएगी, ठीक है ना। याद रखना यूपीएससी ऑप्शन में क्लासेस काम में आएंगी, याद रखना आप, ठीक है। चलो बहुत प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग फॉर्म में पूरा आपका लिख किया है। पूरा आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पूरा हड़प्पा काल में कैसे आप बताओगे हड़प्पा काल का विकास हो रहा है, इस तरीके से बताओ, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर मैच्योर एज पर आते हैं। नगरों का उदय हुआ था, राइज ऑफ द अर्बन सेंटर्स 2600 से 1800 ईस्वी, परिपक्व हड़प्पा। नगरों के उदय शामिल निम्नलिखित प्रक्रिया की पहचान की जा सकती है। नंबर एक क्या? जनसंख्या का स्थानांतरण। अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन रिलोकेशन। घगरा आकर्षित में हमने क्या देखा, बसावट थी, ग्रामीण बसावट थी, ठीक है नहीं। तो घगरा हक्कर सिटी की बसावटों के ढर्रे के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश पुरानी बस्तियां नगरीय चरण तक नहीं टिक सकी थी। क्या? जनसंख्या एक जगह पे गई और वहां पे नगर बसा, वहां पे रहने लगी, याद रखना। दूसरा क्या? नगर पूर्व काल की भांति नगर पूर्व काल की बहुत कम बस्तियों की परिपक्व हड़प्पा जीवित हुई। मतलब क्या? आपके जो पहले के रूल बस्ती बहुत बहुत कम जीवित रही, बाद आपके नगर जो बने अलग क्षेत्र बनाए गए। आगरा के मैदानों 37 स्थल केवल 3 ही नगरीय चरण में आपके पहुंचते हैं, 3 ही नगरीय चरण पहुंचते हैं। तो क्या जनसंख्या वृद्धि, आरंभिक हड़प्पा काल के बाद केवल 3 पुराने स्थल बचे, पर इस स्थल पर 80 नई बस्तियां अस्तित्व में आई। आरंभिक हड़प्पा बस्ती 10 हेक्टेयर, सुना आप? आरंभिक हड़प्पा बस्ती को आपका 210 हेक्टेयर था। ये परिपक्व हड़प्पा क्षेत्र में कुल 450 हेक्टेयर। इससे पता चलता है कि भैया क्या जनसंख्या वृद्धि हुई होगी। यह वृद्धि जनसंख्या और नागरिकता दोनों में उल्लेखनीय उछाल का संकेत देती है। तीसरा, युद्ध और विनाश के साक्ष्य। कौन होते हैं? सिंधु घाटी से युद्ध विनाश के साक्ष्य मिलते हैं। देखो यहाँ पे नगरों के उदय के साथ विभिन्न समुदायों के हिंसक टकराव की संभावना बड़ी होंगी।
नौशेरे और कोट दीजिए ऐसी बस्तियों में जलने के प्रमाण मिलते हैं। किन बस्तियों को जलाया गया? कि नौशेरे की बस्ती है, नौशेरा और कोट दीजिए की बस्तियाँ को जलाया गया। पूछा गया किन बस्तियों को जलाने के साक्ष्य मिले बंगाल में? इनको याद रखना, ठीक है ना? क्योंकि संघर्ष और विनाश के संकेत देते हैं। इन स्तरों पर नई इमारतें पुरानी राख की सतह के ऊपर बनाई गई, मतलब पुरानी राख मिली, नई इमारतें बनाई गई हैं। कालीबंगन और पुरानी बस्तियों के जलने के बाद एक नया नगर बसाया गया। परिपक्व हड़प्पा योजना दिखाई देती है, ठीक है ना? बस्तियों के आकार में वृद्धि। अब देखो, नगर पूर्व काल की सबसे बड़ी बस्ती है 20 से 50 हेक्टेयर की। अब क्या हो गया? अब लगभग आपकी नगर योजना 150 हेक्टेयर की है। विस्तार नगर योजना जनसंख्या सामग्रिक जटिलता में तेज विकास का दूत है ना? अब आते हैं पूर्ण विकसित हड़प्पा। पूर्ण विकसित हड़प्पा युग आता है। यहाँ पे क्या? इसमें विशाल नगरों का उदय होता है। यहाँ पे कोई टेन्योर, कोई लक्ष्य टाइम पीरियड नहीं है, सेम टाइम पीरियड है। बस बता रहा है, देखो वही है ना? कैसे आप देखो होली की बात कर रही है, कैसे हुआ? हम लोग कैसे हुआ परिचय देखो, कैसे हुआ? कहते परिचय देखा कैसे हुआ। आगे देखते हैं उसमें कैसे क्या क्या हुआ, क्या परिवर्तन दिख रहे हैं, क्या चीजें हमें दिखाई दिख रही है। पहले हमने क्या देखा? ये नगरों का विकास कैसे हुआ। अब क्या क्या उसमें दिख रहा है वो चीज विशेषता है। ईंटों के समान आकार मिले, तौलने के लिए मानक बाट मिले, भरे मिली, चित्रित मिट्टी के बर्तन मिले। ध्यान रखना, नगर सुव्यवस्थित योजनाबद्ध थे। इनमें सड़क और नालियां और जल निकासी की समुचित व्यवस्थाएं थी। अब देखो, मैं आपको नहीं यहाँ पे सड़क दिखाऊं, नाली देखो, अब सब चीज परिचित हो चुके हैं आप, ठीक है ना? दूरस्थ क्षेत्र में मेसोपोटामिया, ओमान और फारस की गाड़ी से व्यापक संबंध। ये आपकी अर्बन की विशेषता, अर्बन सेटलमेंट की विशेषता बता रही है। तो 4 से 5 बार यहाँ पे आप लोग पढ़ो अर्बन सेटलमेंट, ठीक है ना? आप देखोगे, अब बाद में हड़प्पा के बाद क्या? लेटर हड़प्पा, लेटर हड़प्पा, हड़प्पा के बाद हमने क्या देखा? प्री हड़प्पा देखा, पहले नियोलिथिक एज देखा था, मैच्योर हड़प्पा। हमने क्या? लेटर हड़प्पा देखा, पोस्ट हड़प्पन क्या था? इस काल में क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता के नगर त्याग दिए गए या उजड़ दिए गए। अंतर क्षेत्रीय व्यापार प्रणाली में गिरावट आई, लेखन, शहरी जीवन और प्रशासनिक संगठन समाप्त हो गया। पढ़ेंगे पूरा पतन में। फिर हड़प्पा की शिल्प और मिट्टी के बर्तन की परंपरा ग्रामीण समाज में जीवन हम क्या ऐसे विकास हुआ? देखो, शहर रहेगा एक रूरल, फिर शहर, ग्रामीण। पंजाब सतलज यमुना क्षेत्र में ग्रामीण संस्कृति का चयन हुआ, जबकि गुजरात में हड़प्पाई शिल्पकला वर्धमान परंपरा अपनाई रखी गई, ठीक है ना? अब आते हैं नया टॉपिक, हड़प्पा के मूल निवासी। ये आपका नया टॉपिक यहाँ पे शुरू होगा। हड़प्पा के मूल निवासी कौन थे? रेसिकल कंपोजिशन ऑफ द हड़प्पन पीपल, ये आपका नया टॉपिक है। अभी तो हमने क्या देखा? नंबर एक, हड़प्पा, अबाउट हड़प्पा देखा। हड़प्पा का टाइम पीरियड, किसने खोज की, कैसे खोज को देखा। फिर हमने समय डिसाइड किया, कैसे समय डिसाइड हुआ, ठीक है ना? फिर समय के हिसाब से विकास देखा, कि समय के साथ किस क्षेत्र में कैसा विकास हुआ, वो सारी चीजें हमने देखी ना, वो सारी चीजें हमने देखी। बढ़ते हैं, और हम लोग एक मूल निवासी। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों का अध्ययन किया गया, हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन फ्रॉम द मोहनजोदड़ो। अध्ययन से पता चलता है यहाँ पे कि कई लोग यहाँ पे रहते थे, एक समान नस्ल नहीं थे। हड़प्पा लोग क्या समान नस्ल नहीं थे, एक नस्ल के लोग नहीं थे यहाँ पे, अलग अलग नस्ल के लोग थे, अलग अलग रेस के लोग यहाँ पे थे। जैसे क्या? उनकी शारीरिक बनावट क्या था? मानव जाति के 4 प्रमुख समूह यहाँ पे दिखे। नंबर 1 है ना? फिर फीचर्स का क्या? 4 मेन रेस के ग्रुप यहाँ पे देखे। नंबर 1, आद ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलॉइड और नॉर्डिक नार्दिक, और आपको अल्पाइन। अब बताओ, क्या ये चीज आपको पढ़ा नहीं चुका मैं? डे फर्स्ट की क्लास में आपको यही चीज पढ़ाई थी मैंने, पढ़ाई थी कि नहीं? सबकी फोटोज दिखाई थी। अब मैं कहने क्या बोला? बस आप सारी चीजें पढ़ चुके हो, आपका काम क्या है, मेरा काम क्या है? यहाँ पे आपको क्रम से सारी चीजें, क्या क्रम से सारी चीजें दे, क्रम से दी आपको सारी चीजें ना, तो आपको प्रॉफिट है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री बोनस सब चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है ना? यदि आप चाहो दिवाली बोनस डोनेशन करना चाहो ना, आपको एक नंबर शेयर करूंगा, आप क्यूआर कोड शेयर करूंगा, आप शेयर कर सकते डोनेशन, ठीक है ना? तो आद ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, चपटी नाक ओभरे जबड़े वाले लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको, याद रखना। मुख्य निष्कर्ष की बात करें तो देखो, यहाँ पे आप देखो, और ऑस्ट्रेलिया कैसे होते थे, बड़ा प्रोटो ऑस्ट्रेलिया कैसे होते थे? चपटी नाक होती है, ओभरे जबड़े होते, चौड़ी आकृति होती, पढ़ चुके हो। मत सागर कैसे? मध्यम ऊंचाई, लंबी से हल्के रंग की त्वचा होती है। पोलैंड कैसे होते हैं? संकीर्ण चेहरा, ऊंची नाक, हल्का रंग, ये पढ़ चुके हैं आप लोग, फोटोज दिखा चुका हूँ। ये नहीं यहाँ पे आपको दिखाओ। बस याद रखना कि आपके यहाँ पे 4 प्रकार के रेसेस मिलते हैं। क्या? 4 प्रकार के रेसेस आपको देखो, 4 प्रकार के, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ना? पॉइंट क्या रखना? पार्टी शब्द एक लोग नहीं मिलते, 4 प्रकार के लोग आपको देखने को मिलते
मेजर कौन सा आपको जो अधिकांश लोग दिए थे, लाइकली मोस्ट लाइकली दैट द मेजोरिटी ऑफ द हड़प्पन पॉपुलेशन बिलोंग द मेडिटेरियन वेसिकल टाइप, भूमध्य सागरीय नस्ल के आपको ज्यादा दिखेंगे। कुछ कंकाल आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलेट थे, आपको मंगोलॉइड फीचर, आपको मिश्रित नस्ली समाज देखेंगे, ठीक है। अब विभिन्न विद्वानों का मत क्या है, इनको मतलब एक कौन थे घाटी सभ्यता के निर्माता के विषय में, घाटी सभ्यता को किसने निर्माण किया, यहाँ से आपसे क्या पूछते मत, आर्य मत किसने किया है, तिब्बत मत किसने किया है, उत्तरी ध्रुवबाला मत किसने, ये आपसे पूछता है बिल्कुल। हाँ, स्कॉलर्स बियॉन्ड द बिल्डर्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, क्या रखना, आर्यो, तो आपके डॉक्टर रामचंद्र लक्ष्मण डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र, क्या लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र मौर्य, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किसने किया है, आर्यंस के द्वारा किया गया है, आर्यन के द्वारा किया गया है। इन विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता आर्यन किया है। गॉर्डन चाइल्ड बोलते सुमेरियन लोगों ने, मतलब क्या, ये शब्द मेसोपोटामिया से आई संस्कृति, मेसोपोटामिया क्या किया, यहाँ पे प्रसार किया और लोगों ने आके यहाँ पे शहर बसाए, गॉर्डन चाइल्ड बोलते हैं। राखलदास बनर्जी बोलते हैं कि ये द्रविड़ लोगों ने, द्रविड़ लोगों ने इसका विकास किया, उन्होंने क्या, वाली सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ों को माना, ये बिल्कुल सही पॉइंट आपको माना था, लेकिन इसमें विवाद है। सर मल्टीपल दास दस्यु द्वारा, ये मतलब आर्यों के द्वारा, इन्होंने माना कि आर्यों ने आकर यहाँ के दास दस्युओं को परास्त किया, सभ्यता पर अधिकार कर लिया, दास दस्यु द्वारा सभ्यता का विकास किया। अब देख तो इंद्र वगैरह का एग्जाम्पल देता है। अब देखो यहाँ पे इंद्र का एग्जाम्पल देकर आपको सारी चीजें मिल, परेशान मत, ठीक है ना। और आपको बस इतनी इंटरलिंकिंग करना महत्वपूर्ण हो जाए, ध्यान ना। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप क्या बोलते हैं कि आर्यों ने बसाया है, आर्यों ने बसाया है। गॉर्डन चाइल्ड क्या बोलते हैं, सुमेरियन लोगों ने बसाया, राखाल दास बोलते हैं द्रविड़ लोगों ने बसाया है। और सर मॉर्टिमर व्यू बोलते हैं दास एवं दस्युओं ने बसाया, दास एवं दस्यु, फिर से याद करो चारों पॉइंट को, डॉक्टर याद करो चारों पॉइंट को, क्या रखो, लक्ष्मण स्वरूप बोलते हैं आर्यों ने बसाया, गॉर्डन चाइल्ड सुमेरियन, राखाल दास में द्रविड़, सर मॉर्टिमर बिला को दास दस्यु का बोलते हैं। बात करें तो हड़प्पा सब में से भूमध्य सागरीय द्रविड़ यहाँ पे रखते हैं। अब इसका भौगोलिक विस्तार, ये आपका महत्वपूर्ण है, ये आपका महत्वपूर्ण है। अब देखो यहाँ पे आपके लिए मैप, आपके लिए इंपोर्ट हो जाता है, मैप बनाओ, और मैं मैप से ज्यादा पता है आपको क्या, और जो पेपर का पैटर्न पता है क्या पूछता है, जिनमें पाकिस्तान में कौन, इंडिया में कौन सा है, पंजाब क्षेत्र में कौन सा है, राजस्थान क्षेत्र में कौन से है, गुजरात क्षेत्र में कौन कौन से, आपको ऐसे आपसे पूछ, मैंने इसी हिसाब से कंटेंट आपका बना, मैंने क्या किया, मैप से अच्छा आपको उत्तर दक्षिण, दक्षिण भारत नहीं पूछता, और दक्षिण क्या पूछता है, दिल्ली में पंजाब क्षेत्र में, जापान क्षेत्र में कौन से हैं, पाकिस्तान क्षेत्र में कौन से हैं, ऐसे आपसे पूछता है, ऐसे आपसे पूछता है, ठीक है ना। बड़े हम लोग आगे, तो जियोग्राफिकल स्पीड की बात करें, सिंधु सभ्यता क्या, सिंधु सभ्यता का विस्तार वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों में, कहाँ सुन, वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीन देशों में, एक तीन देशों में फैला हुआ है, नंबर एक पॉइंट याद रखना। अब पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल, भारत में कौन कौन से, और आपके अफगानिस्तान में कौन, पॉइंट आपके लिए महत्व, मैं बोला अलग अलग पूछते ऐसे लगा दिया। तो पाकिस्तान में क्या रखना, पाकिस्तान में हड़प्पा, और अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, पांच छह रिपीट होंगे आपकी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो पाकिस्तान में, फोर्ट दीजी पाकिस्तान में, रहमान डेरी पाकिस्तान में, आमरी, जलीलपुर, डेरा, इस्माइल खान, चक पुरवाने सियाल और जुड़ी जोधड़ो, ये जोधड़ो आपके पाकिस्तान में, चहुंदड़ो पाकिस्तान में रखना, भूल जाओगे आप लोग। भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके फैले हुए हैं। अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में तो आपके मुल्तान और सोत, आपको दिखता है, और सोत वही आपके अफगानिस्तान में, क्षेत्र की विशालता, क्षेत्र कितना फैला हुआ है, क्या रखना, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मेसोपोटामिया में मिस्र से बड़ा था, किलोमीटर से मतलब नहीं, आपको बड़ा था, वैसे याद रखना। मेसोपोटामिया में बस्तियां घनी थी, क्या थी, मेसोपोटामिया में बस्तियां घनी थी, जबकि हड़प्पा बस्तियां क्या दिख बिखरी बसी हुई। आप देखोगे यहाँ पे एक बस्ती से सैकड़ों किलोमीटर करना पड़ेगा, क्या सैकड़ों किलोमीटर से करना पड़ेगा, लिखा ना उदाहरण के लिए, राजस्थान और गुजरात में बस्तियों के बीच सैकड़ों किलोमीटर का रेगिस्तानी और दलदली क्षेत्र बसा हुआ था, ठीक है ना। तो क्या याद रखना, क्या अंतर आ रहा है, तो ये वहां पे बस्तियां थी घनी थी, पास पास थी, यहाँ पे क्या बस्तियां दूर दूर है, इसको याद रखना पूछिए, हम लोग
जो आप लिखा है फॉर एग्जाम्पल क्या भैया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, यार मैं बोल रहा था आपसे, भैया गुजरात और राजस्थान आप देखो ना, तो यहीं पे बस्तियों सैकड़ों किलोमीटर का अंतर दिख रहा है आपको, ठीक है ना, लेकिन ऐसे मैसे फोटो में नहीं दिख रहा, वहां पे क्या संकीर्ण है, वहां पे नजदीक बस्तियां बस्ती नहीं, याद रखना, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल दिया भैया, तूतकुई का सबसे निकट हड़प्पा पड़ोस 300 किलोमीटर दूर है भैया, 300 किलोमीटर दूर, घनी बस्तियां नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे घनी बस्तियां नहीं है, दूर दूर बस्तियां नहीं, 300 किलोमीटर जाना मत पड़ेगा आपको पड़ोसी के लिए, है कि नहीं, याद रखना। आगे बढ़े, बस्तियों की बात करें थी, लोकेशन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट, तो अधिकांश हड़प्पा बस्तियां सिंध के उपजाऊ मैदान, कहाँ पर, अधिकांश हड़प्पा बस्तियां कहाँ पर? सिंध के उपजाऊ मैदान में, याद रखना। मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट वर लोकेटेड फर्टिलाइज्ड प्लेन इन सिंध, ठीक है ना। कई बस्तियां मरुस्थलों सीमावर्ती क्षेत्र घास के मैदान में किनारे बसी हुई थी, जैसे आपको दिखेगा तुत कंगड़ोर, तुत कंगड़ोर आपको कहाँ पे? बलूचिस्तान में दिख रहा है आपको, ईरान की सीमा पर, ईरान की सीमा पर। और सोद को आपको अफगानिस्तान बद्स का क्षेत्र में दिख रहा है आपको, ठीक है, याद रखना। वही बस्तियां हड़प्पा इस समाज की विविध आर्थिक और राजनीतिक अवस्था को पूरा करती थी, तो आपकी सीमावर्ती है ना विविध, क्योंकि ईरान और इराक से अब आपको व्यापार हो रहा है, मैं मोटो पोएमे से आपको व्यापार हो रहा है, ये यहाँ से अलग अलग चीजें आ रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में जो बस्तियां आपकी, जो मरुस्थलों में, जो खदानों में आपके आसपास की घास के, सभी बस्तियों का अपना अपना अलग अलग महत्व था। बस्तियों के आकार की बात करें या हायरार्की की बात करें, साइज एंड हायरार्की की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की बस्ती का आकार 1 से लेकर 150 हेक्टेयर तक था। अधिकांश स्थल 6 हेक्टेयर ऐसे कम क्षेत्र के, हर भौगोलिक क्षेत्र में बस्तियों का अपना हायरार्की थी, पदानुक्रम था। जैसे बात करें चोलिस्तान क्षेत्र में, यहाँ पे ये घगरा हकरा क्षेत्र, चोलिस्तान क्षेत्र आपका है अलग अलग, ठीक है ना। जैसे बात करें इसकी चोलिस्तान क्षेत्र की, तो यहाँ पे गनरी वाला आपका 50 हेक्टेयर में 8 बस्तियां, अब ऐसे आपके महत्वपूर्ण नहीं, बट गनरीवाल में आपको याद रखना, मैंने याद करा आपको, 1 से 150 हेक्टेयर की बस्ती थी, मैक्सिमम 6 हेक्टेयर की बस्तियां आपको दिखती हैं, अधिकांशतः 6 हेक्टेयर से कम, ठीक है ना। सभ्यता की सीमा की बात करें, पूर्वी पश्चिमी, अब देखो इसलिए मैं मैप बना दूं आपके लिए, भैया ईस्ट एंड वेस्ट और साउथ, नॉर्थ एंड साउथ आप जानते हो, ईस्ट वेस्ट क्या क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ क्या होता है, आप खुद जानते हो। ईस्ट में बात करें तो हमें आलमगीरपुर दिखता है यूपी में, आलमगीरपुर दिखता है आपका यूपी में, मैंने पता चीज क्यों रखी, आप इस तरीके से मैं क्यों रखा, सिंपल सादा, आप पेन कॉपी लेके क्लास में बैठेंगे, जब इस पीडीएफ को पढ़ रहे हो तब पेन कॉपी लेके बैठेंगे, तो डायग्राम वाली चीज बनाएंगे तो आपके नोट्स बनते जाएंगे, क्या, प्रिंट आउट नहीं निकलवाना, डायग्राम वाली चीज आप बनाएंगे ना, नोट्स आपके बनते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है ना। तो ईस्ट में आपको आलमगीरपुर दिख रहा है, वेस्ट में बात करें सुत कैंगडोर, क्या सुत कैंगडोर आपको दिख रहा है, क्या सुत कैंगडोर आपको वेस्ट में दिखेगा, याद रखना, क्या आपको सुत कैंगडोर वेस्ट में दिखेगा आपको। इसके साथ साथ यदि बात करें साउथ में, साउथ में आपको तैमाबाद महाराष्ट्र में दिखेगा, और उत्तर में आपको मांडा दिखेगा, जम्मू कश्मीर, तो मांडा आलमगीरपुर यूपी, तैमाबाद महाराष्ट्र, और सुत कंगड़ोर आपका वहाँ पे बलूचिस्तान, ये आ रहा है पश्चिमी सी, ठीक है ना। चलो बलूच सभ्यता के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो आगे 13 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का कुल एरिया आपका 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। वेस्टर्न होगा सुत कंगड़ोर से पूर्वी, अब देखो वेस्टर्न से ईस्टर्न आपका कितना है स्पेस की बात करें, पश्चिम में सुत कंगड़ोर से पूर्व में आलमगीर तक 1600 किलोमीटर दिखेगा। फिर बात करें आपके मांडा से नॉर्थ में साउथ तक जाते हैं, तो इसका लगभग आपका 1400 किलोमीटर आपको वो दिखेगा। उत्तर में रेवान डेरी से आपको दक्षिण में भगतराव की दूरी 1400 किलोमीटर आपको दिखेगी, है ना। दक्षिण स्थल देवाबाद हड़प्पा संस्कृति और ताम्र पाषाण संस्कृति दोनों के लिए क्या प्रतिनिधित्व करता है, देवाबाद पढ़ा था पर नहीं, ताम्र पाषाण संस्कृति देवाबाद पढ़ा पर नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा फिर से पढ़ लेना, आराम से जाके देख लेना क्लास को, ठीक है ना। तो देखा देखो सिंध का व्यवस्था उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक है, पश्चिम बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में गंगा यमुना दोआब तक फैला है, विश्व की सबसे व्यापक और सुव्यवस्थित प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, है ना? अब सिंधु घाटी से काल निर्धारण कैसे होता है, डेटिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, डेटिंग कैसे बनती, डेटिंग आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक डेटिंग, ठीक है ना, आपकी साइंटिफिक डेटिंग, ये याद रखना, ये याद आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं चाहता ना, जैसे छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करता आपको भैया डेटिंग पे वीडियो ले लो, बट मेरे माइंड में ये कि नहीं, अब मैं अभी तक क्या था, आपको छोटे छोटे टॉपिक चलो थे, अब मेन टॉपिक आपके सामने, जैसे मैं आपके नाम लूँ टॉपिक्स के, कैसे के टॉपिक बन सकता है वीडियो, बात करूँ, अभी सिंधु घाटी शब्द चल रहा है आपका, अभी क्या आपका सिंधु घाटी शब्द चल रहा है आपके, इसका मैं आपको वैदिक शब्द लेके जाऊंगा, तो महाजनपद काल एक साथ आ जाएगा, वैदिक में उत्तर वैदिक वैदिक एक साथ लेके आ जाऊंगा मैं, महाजनपद आपका आ जाएगा एक में,
देखिए 6ठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन लगभग आपको देखो ऐसे मौर्य मौर्य उत्तर काल, संगम काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर काल, कोल साम्राज्य, मैं कोशिश करूँ एक-एक वीडियो में आपको लेके आ सकूँ। यहाँ अलग है, दिल्ली से अलग ले आऊँगा कुछ तो ऐसी ही बड़ी वीडियो, छोटी तो अभी 10 दिन अपने पास है। जब तक 10 दिन में जितनी वीडियो आपके लिए कर सकता हूँ, जितनी क्लासेस कर सकता हूँ, उतनी क्लास मैं आपको कर पाऊँगा। क्योंकि आज से लेके मेरे पास है कुछ, जब तक मेरी लीव है तब तक का टाइम मेरे पास है, ठीक है ना? लीव के बाद फिर छुट्टी पे आ जाएँगे अपन लोग, जितना हो सके क्योंकि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। दिसंबर में आपका सेट एंड नेट नेट का एग्ज़ाम, मेरा उद्देश्य है कि आपका नवंबर एंड तक पूरा कवर हो जाए, पूरा एंड तक कवर हो जाए, नवंबर एंड तक। दिसंबर में आपको क्या पूरी तैयारी एमसीक्यू प्रैक्टिस करा सकूँ बस, भर के। एक्यू आपको करा चुका हूँ, फिर से पीवाईक्यू या प्रैक्टिस उसमें बना के लाऊँगा, आपसे प्रैक्टिस कराऊँगा, ठीक है ना? तो प्रारंभिक तिथि और उसको हम लाइव करें, उसको हम लोग लाइव करेंगे, शाम को 9 या 10 बजे डेली लाइव कर लिया करेंगे। तो अर्लियर एस्टिमेट देखते हैं अपन एस्टिमेशन क्या है आपका प्रारंभिक तिथि निर्धारण यहाँ पे। जो हठी शब्द की तिथि निर्धारण पुरातत्व का एक लंबे समय तक का विवाद विषय रहा है, ठीक है ना? विभिन्न पुरातत्वविदों ने इसे अलग-अलग समयावधि में रखा है। अब थोड़ा स्पीड में बात कर रहा हूँ मैं, बोलने का तरीका थोड़ा स्पीड में तो आपको लगेगा हकला रहे हैं स्पीड, इस सेंटेंस आपके लिए काम के नहीं है, आपके एग्ज़ाम में काम के नहीं है। जो काम का वहाँ पे रुक जाता हूँ, पॉज़ लेता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे काम का है। जैसे जॉन मार्शल महोदय ने क्या जॉन मार्शल महोदय ने इस सभ्यता का टाइम पीरियड क्या बताया आपका? 3250 से लेकर 2350 ईस्वी तक किया था, याद रखना। यह अनुमान था पुरातात्विक साक्ष्यों और सांस्कृतिक तुलना के आधार पर लगाया गया अनुमान था। वहीं रेडियो कार्बन क्या बोलते हैं 2500 से लेकर 1750 रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक आपकी होती है क्या बोलती है 2500 से लेकर आपका 1750 ईस्वी आपका मुख्य टाइम पीरियड इसका यही आपसे पूछा जाता है रेडियो कार्बन C4 टेक्निक क्या होती है, रेडियो कार्बन विधि क्या होती है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सेकंड या थर्ड लेक्चर में। यह काल वह समय था जब हड़प्पा सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में थी, मैच्योर फेज, ठीक है ना? अगर विभिन्न विद्वानों की बात करें तो वो अलग-अलग बोलते हैं। सर जॉन मार्शल बोलते हैं, ये सर्वप्रथम तिथि निर्धारण करने वाले विद्वान थे। सर्वप्रथम क्या? तिथि को निर्धारण करने वाले विद्वान थे। उन्होंने क्या उत्खनन के आधार पर निर्धारण किया था। क्या बताया था? 3250 से 2750 बताया। अर्नेस्ट मैक्गिवो ने 2800 से लेकर 2500 बताया था। मोहनजोदड़ो के उत्खनन बताया था। माधव स्वरूप बस, एमएस बस आपके 3500 से 2700 बताते हैं अभी। 3500 से 2700। हड़प्पा की बस्तियों को पुराना माना गया है। टीजे गैर महोदय 2350 से 17 रेडियो कार्बन में संशोधन किया आपकी सीजे गेट तो देखो ना रेडियो कार्बन से इनके पूरा टाइम जा रहा है। तो इन्होंने क्या रेडियो कार्बन क्या बताया है। मार्टिन विलियम ने 2500 से 1500 बताया, 2500 से 1500 बताया है। हड़प्पा सभ्यता के विकास और पतन दोनों काल को शामिल किया और एयर सर्विस महोदय ने 2000 से 1500 किया। उन्होंने अपेक्षाकृत हाल ही की सभ्यता माना कि भाई हाल ही की है, ठीक है ना? फिर से एक बात देखो, सर जॉन मार्शल ने 3250 से लेकर 2750 पॉइंट याद करना 3250 से 2750। अब देखो आपकी एक और डाउट आपको क्लियर कर दूं, आपके माइंड में डाउट आ रहा हो सर आप क्या करो आप पीपीटी लेकर आओ, पढ़ा के जा रहे हो, क्या मैं खुद से नहीं पढ़ लूंगा इसको? बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे साथ पढ़ने में क्या फायदा, आपको यदि पढ़ा रहा हूँ तो आपको पॉइंट वैल्यू बनता है, कैसे प्रश्न बनेगा वो आपको बता रहा हूँ। और मेरे नोट्स से अलावा कोई और नहीं जान सकता कैसे नोट्स मैंने बनाए क्यों बनाए। तो मेरे नोट्स को यूज करना नहीं सीखो तो आप कैसे यूज करो, ठीक है ना? अर्नेस्ट में के 2800 से लेकर 2500 ईस्वी याद रखना। माधव स्वरूप बस 3500 से 2700। टीजी ग्रेड आपका 1350 से 1750। मार्टी में 2500 या 1500 और फेयर सर्विस आपके 2500, है ना? हड़प्पा सभ्यता काल 2500 से 7500 ईस्वी से माना जाता है यार, ठीक है ना? ये अपनी सभ्यता परिपक्व अवस्था में मैच्योर फेज। अब पूर्व हड़प्पा में देखा था ना, पूर्व हड़प्पा कहते 3500 परिपक्व देखा 2600 1800, उत्तर में क्या देखा 1800 1300 देखा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, कृषि मिट्टी बर्तन ग्राम जीवन की शुरुआत हो रही थी, फिर परिपक्व नगर व्यापार लिपि संगठन दिख रहे थे, पतन सामग्री आपको दिख रहे हैं। तो इन शॉर्ट रिवाइज कर दिया। अब आज जो सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना मुझसे ज़्यादा आपको आती है, ज़्यादा आपको आती है बहुत अच्छे से, आप विशेषज्ञ हो, इसे विशेषज्ञ आप लोग हो। मैं आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या करूँगा मैं, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ आपको बताऊँगा, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ आपको बताऊँगा। तो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता की बात करते हैं, क्या आपकी भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है, इंडियन फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन आपका है। ये याद रखना आज का प्रोटो हिस्टोरिक एज में, ये आपके महत्वपूर्ण कब है, प्रोटो हिस्टोरिक एज में, जब आज की क्लास शुरुआत हुई थी तभी मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था कि नहीं, याद रखना। लेकिन नेचर ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन, इसका नेचर कैसा, सिंधु घाटी से संगठित नगरीय सभ्यता, इसके ज्ञान हमें पुरातात्विक अवशेषों से जाती है आपकी
हाईली ऑर्गेनाइज अर्बन सिविलाइजेशन थी। जानकारी कहाँ से? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से मिलती है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्कृष्ट नगर, एक्सीलेंट टाउन प्लान इसकी। और सेकंड प्रमुख विशेषता क्या थी आपकी? सेकंड प्रमुख विशेषता आपकी क्या थी? एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, उन्नत जल निकासी प्रणाली आपकी बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था। नगरों की शुरुआत करें, लेआउट ऑफ द सिटी कैसी थी? सड़कें एक दूसरे को समकोण पर क्या? सड़कें एक दूसरे को क्या? समकोण पर काटती थी, राइट एंगल काटती थी ऐसे, ठीक है ना? प्राय नगर दो भागों में बांटते थे, दो नगरों में विभाजित थे ऐसे पेपर, उच्च नगर और आपका निचला नगर। तो उसको दुर्ग कहते थे, लिटिल एरिया अपर टाउन, एंड आपका निचला नगर आवासीय लोअर टाउन रेसिडेंटल एरिया। उच्च नगर यहाँ पे शासक वर्ग और उच्च अधिकारी निवास करते थे। यहाँ पे क्या? शासक वर्ग और उच्च अधिकारी निवास करते थे। यहाँ पे सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पी और मजदूर रहते थे। ध्यान रखना। जल निकासी प्रणाली की बात करें, सड़कों के किनारे नालियों को पत्थर की सिल्लियों से ढका जाता था। क्या? सड़कों के किनारे नालियों को क्या? पत्थर की सिल्लियों से ढका जाता था। ध्यान रखना। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, जो नालियां थी, नालियों को क्या? पत्थर की सिल्लियों से ढका जा रहा है। सफाई के बीच बीच मैन होल, बीच में क्या मैन होल होते हैं, सफाई बीच गड्ढे देखते हैं आप लोग, गड्ढे के दिक्कत। आप अभी हाईवे पे जाते हो या आप गलियों में निकलते हो तो आप गड्ढे देखते हो, मैन ढक्कन देखते हो, जहाँ से क्या सफाई होती थी। मैन होल आपको दिख रहे हैं। मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में नालियां मुख्य नाले से जुड़ती थी। क्या? नालियां हमेशा नगरों से मुख्य नाले में जुड़ती थी। क्या रखना? कैसे? ये आपकी देखो नदी जा रही है, ये आपकी शहर बसा हुआ है, शहर के मुख्य सड़क से मुख्य नाली जा रही है, अन्य नाली आगे से जुड़, अन्य नाली आगे आपसे इससे जुड़ रही है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। यह विश्व की सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली। क्या? विश्व की सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली आपकी मानी। क्या रखना आप लोग? निर्माण सामग्री की बात करें, बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करें, निर्माण सामग्री, हड़प्पा सभ्यता के घरों में इमारतों की पक्की और कच्ची ईंटों का दोनों का प्रयोग होता था। क्या? हड़प्पा सभ्यता के घरों और इमारतों में पकी हुई ईंटों और कच्ची ईंटों, बैक्ड एंड अनबैक्ड ब्रिक्स दोनों का प्रयोग होता था। क्या रखना? इनकी अनुपात की लंबाई 4 अनुपात 2 अनुपात। कालीबंगन और रंगपुर को तो सभी स्थलों पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। आपसे पूछा कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो कालीबंगन। एंड सेकंड रंगपुर। क्या? कालीबंगन एंड आपके रंगपुर का यूज हुआ है, रंगपुर में कच्ची ईंटों। सड़क की चौड़ाई की बात करें तो मोहनजोदड़ो की मुख्य मेन स्ट्रीट कितनी थी? लगभग 9 पॉइंट, जब पूछा गया आपसे, मीटर चौड़ी थी। पुरातत्व अध्ययन से राजपथ रॉयल रोड नाम दिया है। कहाँ पे? रॉयल रोड, राजपथ नाम दिया कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो में, ना कि हड़प्पा में, याद रखना। अन्य सड़कों की चौड़ाई आपकी 2.75 से 3.6, और गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर तक। क्या रहना? मतलब इसको ऐसे आप करो, ये डाटा मत करो। मुख्य सड़क थी आपकी, समकोण में काट रही है, अन्य सड़कें भी इससे आके मिल रही हैं, अन्य गलियां भी इससे आके मिल रही हैं, ऐसे याद करो इसको, ठीक है ना? चलो आवासीय भवन की बात करें तो आमतौर पर आंगन, कोर्टयार्ड, रसोई घर, एंड स्नानघर और कुएं होते थे। घरों पे क्या? आपके घरों में आपके आंगन हो रहे हैं, ठीक है ना? रसोई घर आपका हो रहा है, क्या? कोर्टयार्ड आपको मिल रहा है, कोर्टयार्ड आपको मिल रहा है, किचन आपको मिल रही है, बाथरूम आपको मिल रहा है, और कुएं आपको मिल रहे हैं। घर के दरवाजे खिड़कियां कभी भी, ये आपकी मुख्य सड़क जा रही है, घर के दरवाजे खिड़कियां कभी मुख्य सड़क में नहीं खुलेंगी, साइड में गली गई होंगी, इन गलियों में आपके खुलेगा, इन गलियों में आपके खुले, ध्यान रखना, बल्कि पीछे होते। लेकिन अपवाद, जहाँ पे अपवाद है वहीं उसमें कई मकान 2 और 3 मंजिला थे। याद रखना। यह दर्शाता है कि आर्थिक वर्ग विभाजन था। भाई जो मकान बड़े होंगे बड़े लोगों को, जो छोटे होंगे वो छोटे लोगों के होंगे। जैसे मेरे 10 मंजिल मकान है तो बड़ा लोग, आपका 1 मंजिल मकान, आप छोटे लोग, है कि नहीं? तो दर्शाता है कि समाज में आर्थिक वर्ग विभाजन था। घर के दरवाजे खिड़कियां मुख्य सड़क पर नहीं थी, बल्कि पिछली गलियों में खुलते थे। कई मकान 2 और 3 मंजिल, ध्यान रखना। आगे बढ़े। प्रमुख इमारत की बात करें, मेजर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या? मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार आपको, ग्रेट बात ऑफ द मोहन, मोहनजोदड़ो ग्रेट बात आपको दिख, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे अद्भुत स्थापत्य, आर्किटेक्चर, आर्ट कल्चर मार्वल आपको बना हुआ। अद्भुत स्थापत्य, ठीक है ना? आर्किकल्चर आर्किटेक्चरल मार्वल्स आपका था, महत्वपूर्ण था, ठीक है, याद रखना। प्रमुख हमारा तो मोहनजोदड़ो का, मानस नगर आपका महत्वपूर्ण, गिरफ्त बात। अभी इनको पता बहुत डिटेल में पढ़ेंगे लोग, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे अपन।
पता है कंटेंट ऐसा बनाया गया ना, यदि आपने इस क्लास को देख लिया और भर के प्रैक्टिस कर ली, तो घाटी शब्द याद रखना। और ऐसे ही सब पे हम लोग कंटेंट बनाए, सारे टॉपिक्स पे कंटेंट बन रहा है, ठीक है ना। आगे बात करें हम लोग, थोड़ा देखना पड़ता है रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, बंद तो नहीं हो गई है। चलो और हम लोग 4 घंटे क्लास अभी खींच, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लोगे मुझे। और कोई भी क्लास को रिकॉर्डिंग करके मतलब वो डाउनलोड करके नहीं देखेगा, देखो लाइव क्लास देखो, मतलब क्लास देखो, डाउनलोड मत देखो, क्योंकि इसमें ऐड नहीं आती, आपके ऐड बंद कर रखी है, मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। नगर की बात करें, अनगर सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, भोजन संग्रह के लिए प्रसिद्ध सभ्यता की बड़ी इमारत थी, भोजन संग्रह के लिए प्रसिद्ध। बात करें धौलीवीरा की, यहाँ से पत्थर के मुख्य निर्माण सामग्री पत्थर, आपको बाद मिल गया। अधिकांश मिट्टी के आपकी ईंटें बनाई जाती हैं, पक्की ईंटें, पर धौलीवीरा के पत्थर को मुख्य निर्माण सामग्री, ठीक है। दुर्ग और निचला ने नौवा विशेष हड़प्पा मोहनजो कालीबंगा, 3 बस्तियों से 2 भागों में आती, हड़प्पा मोहनजो कालीबंगा की 3 बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी, ठीक है। पश्चिमी भाग को किला कहते थे, पूर्वी भाग को निचला कहते थे, देख लिया है। दुर्ग ऊंची चबूतरी पर पक्की कच्ची ईंटों से बनाया गया, दुर्ग ऊंची कच्ची ईंटों से बनाया गया है। संभावना दुर्ग में क्या, कई प्रशासनिक इमारतें और धार्मिक केंद्र रहे होंगे, धार्मिक केंद्र रहे होंगे। नगर योजना की विविधता क्या है, हालांकि नगर योजना एक जैसी लगती है, परंतु क्षेत्रीय अंतर स्पष्ट। अब कैसे अंतर है, यहाँ से कुछ अंतर के बिंदु से डिफरेंट बिंदु से। कालीबंगा की बात कर, कालीबंगा में आपको कच्ची ईंटों का प्रयोग दिखता है, अलंकृत ईंटें दिखती है। दुर्ग और निचले नगरों का नगर 4 दीवारी से, दुर्ग भी, और अधिकांश आप देखोगे आपका सिर्फ दुर्ग 4 दीवार से घिरा हुआ, बट यहाँ पे क्या, कालीबंगा कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया है, अलंकृत ईंटें मिली है। दुर्ग भी और निचले नगर दोनों 4 दीवारी से आपके घेरे गए। लोथल की बात करें, लोथल की बात करें तो आयताकार बस्तियां मिली हैं, क्या आयताकार बस्तियां मिली आपको, कोई आंतरिक वजह नहीं है, चारों ओर दीवार है, सिंगल बस्ती है आपकी आयताकार, ऐसे, ठीक है ना, वर्गाकार नहीं आयताकार। तुर्क कोतवाल की बात करें तो बस्ती को तो बराबर बनाया गया है, मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कोट दीजिए आमरी में प्रारंभिक हड़प्पा काल की बस्ती में किलेबंदी का अभाव मिलता है, कोट दीजिए आमरी में, जैसे आपको अंतर के बिंदु पर यह सभ्यता एक संगठित अनुशासित केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत नगरों का निर्माण किसी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार किया गया था, पढ़ा कि नहीं। भैया जहाँ पे आपकी पहले से बस्तियां थी उनको तो जला दिया गया है, उनकी अलग या तो अन्य स्थान में प्रवास किया गया है और उनको जला दिया गया है, तब जाके नगर को विकास, ठीक है। और हम लोग हड़प्पा सभ्यता की क्या? कला और शिल्प, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की कला की विशेषता बात करें तो हड़प्पन आर्ट्स, तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर बन के उसकी कारीगरी का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल, क्या रखना क्या, ये सैंडविच आपके सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल हड़प्पा कला की विशेषताएं, हड़प्पन आर्ट, क्या रखना ना। कला की बात करें, हड़प्पा कला और शिल्प क्या आती है, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा की मोहर सील एंड मन के बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन यार ना, हालांकि उस स्टोन जो आपकी मूर्ति थी पत्थर की मूर्ति, वो पकी हुई लगी मूर्ति थी ना, तकनीकी दृष्टि से मिस से मेसोपोटामिया से जितनी, क्या रखना, अपना सील फेमस है, बीड्स आपकी लेकिन अपने यहाँ पे जो स्टोन स्कल्पचर था, कल्चर था, ठीक है ना, प्रशस्त मूर्ति कला था, और पकी हुई लघु मूर्ति टेराकोटा फ्रेंस आपकी थी, मिस्र और मेसोपोटामिया से कम परिष्कृत थी, तो उतनी उन्नति नहीं वहाँ पे थी, क्या रखना इस पर, ये बिंदु यहाँ से कुछ भाई साहब। चित्रकला की बात करें, वस्त्रकला की, संभवतः हड़प्पा के लोग कपड़ों पर आकृतियां और रंग चित्रों का प्रयोग करते थे, भाई अब तक तो मिले नहीं है, क्यों क्या बोले, संभवतः कपड़ों पर, हड़प्पा के लोग क्या, कपड़ों पर आकृतियां रंग चित्रों, जो समय के साथ नष्ट, उनके पास सूती और ऊन दोनों प्रकार के वस्त्र, पास था ना कॉटन और ऊन दोनों प्रकार के वस्त्र थे। उन जोड़ों से सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है, क्या मिला है, सूती कपड़े का टुकड़ा टुकड़ा मिला है। मोहनजोदड़ो दाढ़ी वाले व्यक्ति की बाएं कंधे पर एक आवरण है जिसमें पटिया आकृति, ऐसे फूल, ऐसे फूल बने हुए थे त्रिपटिया आकृति में आपके बने हुए हैं, ठीक है ना, याद रखना। ये मोहनजोदड़ो से क्या, दाढ़ी वाले, ठीक है ना, और जहाँ त्रिपटिया त्रिपटिया आकृति की आपकी आकृतियां मिलती हैं यहाँ पे यार। और कालीबंगन से मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर कपड़े की छाप मिलती है,
है ना? तो इससे हमें क्या पता चलता है सबसे, भैया हाँ, कपड़ों पर आकृतियाँ बनाते थे, रंग चित्रों का प्रयोग करते थे, याद रखना, ठीक है? एग्ज़ाम्पल ले रहा है ना बेटा, कहाँ से क्या मिल रहा है, एग्ज़ाम्पल महत्वपूर्ण है, सुनते हैं। कताई व बुनाई की बात करें, स्पिनिंग एंड विनिंग, कताई में प्रयोग होने वाली तकली के अनेक प्रमाण मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वस्त्र निर्माण एक विकल्प था, क्या था? विकसित शिल्प था, ठीक है ना? कताई में प्रयोग होने वाली तकली, जो आपके ऐसे दिखते हैं ना, जिससे हम सुई काटते हैं, धागा काटते हैं वो, है ना? तो इस पर वस्त्र निर्माण एक विकसित था। मोहरों की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के बसे लोग 2000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। ज़्यादातर मोहरें चौकोर स्क्वायर वाली हैं, सेल कड़ी में बनी हुई हैं। क्या चौकोर ही नहीं, कुछ गोल भी मिलती है, क्या कुछ गोल भी मिलती है? मोहरों पर चित्र अंकित हैं। इन मोहरों पर अक्सर लघुलेख, शॉर्ट इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं और पशु आकृतियाँ, एनिमल मोटिव्स बने हुए हैं आपके, ठीक है ना? सबसे प्रमुख आकृतियों की बात करें हम लोग, भारतीय हाथी, एलिफेंट, ब्राह्मणी सांड, हम्परवेल्ट या यूनिकॉर्न बुल, गैंडा, रेन हॉर्स, बाघ, कबर बाघ, टाइगर मिल रहा है, बिसन आपको हमें मिल रहा है, गाय नहीं मिलेगा आपको, घोड़ा नहीं मिलेगा। इसके अलावा मानव आकृतियाँ, अर्ध मानव, एंड सेमी ह्यूमन फॉर्म्स मिलेंगे, ज्यामितीय आकृतियाँ मिलेंगी आपको, संयुक्त पशु आपको मिलेंगे, याद रखना। मोहरों का उपयोग करें तो मोहरों को व्यापारिक लेन-देन में होता था। लोथल जैसे बंदर, तो लोथल जैसे बंदर, यहाँ से कुछ लोथल जैसे बंदरगाह नगरों से क्या, मोहरों का प्रयोग बंधे हुए माल पर किया जाता था। संभावना है कि मोहरों का धार्मिक प्रयोजन भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है? मोहरों का धार्मिक प्रयोजन में प्रयोग किया जा रहा था। कुछ मोहरों पर देवी-देवताओं की आकृतियाँ थी और पूजा के दृश्य भी अंकित थे। ध्यान रखना, क्या पूजा के दृश्य भी अंकित थे और देवताओं की आकृतियाँ भी थी। मूर्ति कला की बात करें भैया, पकी हुई मूर्तियाँ, पत्थर और धातु की मूर्ति, पकी, मिट्टी की, पत्थर की और धातु की। देखा था ना? पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, मिस्र मेसोपोटामिया से नीचे स्तर की। देखा था? धातु की मूर्ति कहाँ मिलेगा? मोहनजोदड़ो से एग्ज़ाम्पल। गाड़ी वाले अंकल कहाँ से मिलते हैं भैया? मोहनजोदड़ो से। इनकी क्या 10-75 में पत्थर की प्रतिमा मिलती है। चहोंदड़ो और लोथल से, चहोंदड़ो से और लोथल से क्या, बाकी मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं। अधिकांश महिलाओं की आकृतियाँ होती हैं, अधिकांशतः महिलाओं की आकृति होती है। और धातु की मूर्ति में सबसे पहले क्या, काँस्य की नर्तकी, ब्रॉन्ज डांसिंग कला आपकी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिलती है। एग्ज़ाम्पल से याद रखना, लोकेशन ऐसी याद होंगी। मोहनजोदड़ो, अब देखो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, भले ही लाइन टू लाइन जा रहा हूँ, बट अब बोलो एग्ज़ाम्पल से, इस पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को, यही चीज़ बस अंतर है। मेरे नोट्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता कैसे कैसे करना है। मोहनजोदड़ो प्राप्त गाड़ी वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रतिमा याद रखना, सौंदर्य लुटकर की बाकी मूर्तियाँ रखना है, ठीक है ना? धातु की मूर्तियाँ रखना आपको, काँस्य नर्तकी। मनके और आभूषण की बात करें, हीरे एंड ज्वेलरी की बात करें, हड़प्पा के कार्य, आप सुन, मनके और आभूषण में, हीरे एंड ज्वेलरी, हड़प्पा के कार्य, कहाँ के? हड़प्पा के कार्य, स्टेटाइट्स, कार्नेलियन और लैपिस लाजुली जैसे अर्धमूलवार मनकों से पत्थर बनाते थे। मनके निर्माण का प्रमुख केंद्र चौहुंदड़ो था। क्या था? चौहुंदड़ो था। हड़प्पाई महिलाएं सोने, चांदी, तांबे, कांसे की मिट्टी पहनती थी। कांसे मिट्टी के गहने पहनती थी। सोने, चांदी, तांबे, कांसे की मिट्टियाँ पहनते थे। धातु कला में तो कांसे का, तांबे, शीशे का भी यूज होता था, याद रखना। कांसा, तांबा, टिन तो पता है, बट शीशे का भी यूज हो रहा है यहाँ पे। ये ढलाई तकनीक, कास्टिंग टेक्निक का प्रयोग था यहाँ पे। जैसे जैसे मोम में कोई ढलाई, ठीक है, यहाँ पे लॉस्ट वेस्ट मेथड, क्या मूर्ति बनाते, देखो आपने बोला धातु को गलाया, ढांचा बनाया मोम के माध्यम से, गर्म करके मोम को पहले अलग कर दिया, उस ढांचे में धातु डाल दी, उस ढांचे में धातु को डाल दिया, ठीक है ना? तो ये निष्कर्ष क्या है, कहानी क्या बोलते हैं निष्कर्ष की यहाँ पे, क्या रखना, हड़प्पा सभ्यता कला और, कितनी बार है, हड़प्पा कला और शिल्प, उसकी सौंदर्य संस्कृति प्रयोगता दर्शाते हैं। उनकी कला में ना केवल व्यावहारिकता बल्कि सौंदर्य और आध्यात्मिकता का आयोजन, अब पता है देखो, पूरा मेंस के लिए ना, यदि आप ऑप्शनल की बात करो, आंसर राइटिंग फॉर्मेट में, पूरा आंसर राइटिंग फॉर्मेट। जब मैं छोटी-छोटी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो एक-एक टॉपिक रिकॉर्ड करता मैं। कि हड़प्पा सभ्यता की कला एवं संस्कृति को बताओ, चित्रकला को बताओ, है कि नहीं? जैसे यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन है कि हड़प्पा कला एवं शिल्पकला की चर्चा हुई, सारे पॉइंट 10 पॉइंट लिखे आप, बराबर ना? ये ऑप्शनल के नोट्स के हिसाब से भाई, नंबर 1 चीज़। बोल रहा हूँ भाई, सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री जहाँ आपकी आती है, वहाँ-वहाँ काम में आने वाली है। आते हैं मिट्टी, हड़प्पा से कला और शिल्पकला में अन्य चीज़ें पढ़ चुके हैं हम लोग ना, ऐसे पढ़ चुके हैं, देख ही लेते फिर से यहाँ पे आ गया तो। सेकंड पार्ट है आपका, हाँ, सेकंड पार्ट इसका, पार्ट सेकंड है, आभूषण के बर्तन, आभूषण धातु कला। तो मन के हमने देख ही लिए। ये हड़प्पा के शब्द लोग गोमत, डोरा, लाल पत्थर और सिरकड़ी जैसे बहुमूल्य अर्ध कीमती पत्थरों से
क्या आपके पत्थर बनाते थे, मन के बनाते थे। कुछ मन के सोने चांदी के होते, गोल्ड सिल्वर के, तिब्बतिया पैटर्न वाले बेलनाकार मन के होते थे। पटिया पैटर्न वाले बेलनाकार ऐसे, इस पे तिपटिया पैटर्न आपको बनाया गया होगा, ठीक है ना? याद रखना। इसी रूप से हड़प्पा सभ्यता में ये मिले हमारे लिए। गहनों की बात करें तो मोहनजोदड़ो से गहनों का ढेर मिला है हमारे लिए। सोने के मन के फीते, अन्य आभूषण प्राप्त हुए। साथ ही चांदी की थालियाँ, कलश, चूड़ियाँ वगैरह प्राप्त हुई। यह दर्शाता है कि हड़प्पाई लोग आभूषण निर्माण कला में अत्यंत दक्ष थे। क्या थे? क्या दर्शाता है? हड़प्पाई लोग क्या थे? आभूषण निर्माण कला में अत्यंत दक्ष थे। मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मिट्टी के बर्तन मिलते हैं आपको। ये कई बर्तनों पर लाल पृष्ठभूमि पर काले रंग है। क्या? क्या रखना? लाल मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, बट कई बर्तनों पर लाल पृष्ठभूमि काले रंग है। ये लाल रंग से डिजाइन किया गया, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में के काले हैं, काले लाल, ठीक है ना? ज्यामिति चित्र आपके ज्यामिति आकृति बनाई जाती है, रेखा बनाई, तराजू के निशान मिलते हैं। ताड़ और पीपल के वृक्ष आपको बनाए जाते हैं इन पे। मछली, पक्षी, पशु आकृतियाँ आपको बनाई जाती है इस पे, ठीक है ना? ठीक, आपके पेस्टल बर्तन मिलते हैं, थालियाँ मिलती हैं, पान पत्र मिलता है, वो कटोरी मिलती है, बेलनाकार बर्तन मिलते हैं। ये आपके पेपर में नहीं मिलेगा आपको ऐसी चीज़ें। बस लॉक जो है ना कहाँ से क्या मिलता है बस। पकी हुई मिट्टी की मूर्ति, पकी हुई मिट्टी की लघु मूर्तियाँ मिलती हैं आपको। पशु पक्षी की, महिलाओं की ज़्यादा होती हैं। कुछ मूर्तियाँ गाड़ियों की मिलती हैं, ठेले के नमूने मिलते हैं, मतलब बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी की मिलती है यहाँ से, ठीक है ना? अधिकांश महिलाएँ मूर्तियों को मात्र देवी रूप में माना गया है। जो महिला मूर्ति में क्या मदर गॉडेस के रूप में माना गया है। धातु वही तांबा, काँसा का पत्थर की धातु कला में आकार, प्रकार, तकनीक, एकरूपता दिखाई जाती है। नगर पूर्व काल में मेहरगढ़ और जैसी बस्तियों से तांबे के प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य मिलते हैं, देखा था अपन ने। नगरीय काल में धातु तकनीक, नगरीय चरण में धातु तकनीक बड़ा अब औज़ारों को 2 खंडों वाले सांचे या मोम कोई ढोल मतलब लॉस्ट कोई ढोल ढलाई लॉस्ट वेस्ट कास्टिंग तकनीक से बनाया जाता है। तांबे और काँसे से बनी कुल्हाड़ियाँ हैं, खंजर, तलवारें हैं, छेनियाँ, वसूलियाँ, दर्पण हैं, मछली के काँटे हैं, बड़े पात्र हैं। इस पे स्पष्ट है कि हड़प्पा समाज ने धातु कला को अत्यंत विकसित किया। क्या? हड़प्पा समाज ने क्या किया? धातु कला को अत्यंत विकसित की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की कला और शिल्प की बात करें, यह उनकी तकनीकी दक्षता, सौंदर्यबोध, उन्नत शैली जीवन शैली का प्रमाण मिलता है, ठीक है ना? उन्होंने ना केवल जीवन की उपयोगिता को महत्व दिया है, बल्कि कोई चीज़ है, सेम चीज़ें लिखी, कोई डिटेल अलग से नहीं था। अब आज यहाँ पे प्रमुख कलाकृतियों और हस्तशिल्प केंद्र, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा बाबू, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। आपको लग रहा हो मैं छोड़ रहा हूँ चीज़ें, मैं यहाँ जा रहा हूँ, जो काम का आपके वहाँ मैं आ रहा हूँ। मेरी मजबूरी कंटेंट बनना इसलिए भाई आप सभी एग्जाम में काम में आने वाले, इसलिए थोड़ा कंटेंट एक्स्ट्रा देना मजबूरी है। बट याद रखना इतना हम लोग कर चुके हैं। कर जो इससे दुगनी क्लास बच्ची है हमारी, कर जो इससे दुगनी क्लास हमारी बच्ची हुई है, ठीक है ना? चलो, पूरी सिंधु घाटी शब्द एक क्लास में आपको मिलेगी आज। हड़प्पा की प्रमुख कलाकृतियां हस्तशिल्प केंद्र, these are artworks of civilization center of the Harappan civilization। है क्या चीज? यहाँ पर सुना प्रशस्तर और कांस कलाकृतियां बनती है आपकी। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता में पत्थर की और कांसे की कलाकृतियां बहुत अधिक मात्रा में नहीं बनाते थे। क्वेश्चन यूपीएससी में आया पीले, बहुत अधिक मात्रा में नहीं बनाते थे। इस प्रकार बहुत कम कलाकृतियां मिलती हैं, परंतु वे अत्यंत उत्कृष्ट हैं। आखिरी पर जैसे कि फिर आपका था नर्तकी, पत्थर की होगी आपकी और मिट्टी की होगी, ठीक है ना? अब नर्तकी की मोहनजोदड़ो, कहाँ से? मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नृत्य करती मुद्रा में नग्न कांस्य मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध कलाकृति है, जो कि क्या आपकी लॉस्ट वेस्ट कास्टिंग टेक्निक से आपकी बनाई गई है। ये मुद्रा आत्मविश्वास, सौंदर्य भावना, हड़प्पा के कलाकारों की उत्कृष्ट कलात्मकता का दर्शाती है। क्या इसकी मुद्रा? क्या? आत्मविश्वास, सौंदर्य भावना, हड़प्पा के कलाकारों की उत्कृष्ट कलात्मकता को दर्शाती है। पशुपति की मूर्ति की बात करें तो भैंसों और भेड़ों की कांस्य प्रतिमाएं मिलती हैं। इसमें पशुओं की स्वाभाविक मुद्राएं बड़ी कुशलता से उकेरा गया है। भैंसों और भेड़ों की कांस्य प्रतिमाएं पाई गई हैं। क्या? पशुओं की स्वाभाविक मुद्राओं को बड़ी कुशलता से उकेरा गया है। लोथल में से तांबे के बैल मिलते हैं और कालीबंगा से तांबे के बिस्कुट। हाँ, लोथल से तांबे के बैल मिलते हैं और कालीबंगा से तांबे के बिस्कुट मिलते हैं, याद रखना, ठीक है? तो आगे बढ़े। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, लोकेशन आपको याद रखनी है। लोकेशन कहाँ से क्या मिले आपको याद रखना ही है। वहां से क्वेश्चन आपका आता है, पर हम गलतियां करते हैं, ठीक है? कांस्य से गाड़ियों की बात करें, हड़प्पा और चौंधा दोनों से कांसे के खिलौने की गाड़ियां प्राप्त होती हैं। दोनों गाड़ियों में 650 किलोमीटर पर मिलती है, फिर भी इनकी बनावट एक जैसी है।
देख लो, हड़प्पा और चौंदड़ो से कांसे की खिलौने की गाड़ियाँ मिलती हैं। दोनों जो समानता कितनी है आपकी, समानता कितनी है? भैया दोनों चौंदड़ो और हड़प्पा के 650 किलोमीटर की डिस्टेंस, तब भी क्या बनावट एक जैसी, एक तरीके से बनाई, एक टेक्निक से बनाई। यह सभ्यता की तकनीकी एकरूपता को दर्शाता है। यह क्या समानता हड़प्पा सभ्यता की तकनीकी एकरूपता को दर्शाता है। गाड़ी वाले व्यक्ति की प्रतिमा की बात करें, मोहनजोदड़ो से प्राप्त गाड़ी वाले से सेलघड़ी प्रतिमा प्राप्त होती। मोहनजोदड़ो से प्राप्त गाड़ी वाले से सेलघड़ी की प्रतिमा प्राप्त होती, जो कि अत्यंत, और कुछ विद्वानों का मत है कि यह प्रतिमा पुजारी की है। क्या है? पुजारी की है। ठीक ना? ठीक ना? चलो, प्रेस्टिंग किंग कहा गया है, पुजारी कहा गया है। ठीक ना? पुजारियों को राजा कहा गया है, धार्मिक राजा। इस प्रतिमा पर सभी पटिया पैटर्न में, अब तो कितनी टाइम रिपीट हो रहा है आपका, तो आपको याद हो जाएगा बेटा, इतनी बार रिपीट किया कंटेंट को याद हो जाएगा। तो हड़प्पा की कपड़ा डिजाइन कला और सजावटी संस्कृति दर्शाती है। अन्य मूर्ति की बात करें, हड़प्पा के दो पुरुषों की अर्ध मूर्तियां मिली हैं। इन मूर्तियों में मांसल भागों को वास्तविकता, मसल्स मसल्स को प्रॉपर दर्शाया गया है। ठीक है, मसल्स। यह दर्शाता है कि हड़प्पा के कलाकार मानव शरीर संरचना और अनुपात को अच्छी तरह से समझते हैं। रखना, हस्तशिल्प में विशिष्ट, हड़प्पा सभ्यता के अनेक विशिष्ट शिल्प कला मिली है। जैसे आप देखोगे, यह यहाँ निर्मित दूरस्थ नगरों तक यहाँ से वस्तु भेजी जाती है, यहाँ तक मेसोपोटामिया और फारस की गाड़ी से। तो हस्तशिल्प के अंदर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर मैं फिर से पूरा रिपीट कर लो, नागेश्वर और बालाकोट, रेडी के पठार, चुक्कूर, चौंद्रो, मोहनजोदड़ो। अब यहाँ से लोग हस्तशिल्प के कौन कौन से याद रखना, नाग नागेश्वर, बालाकोट, आदि तराशी, सीपियां, बेकार टुकड़े के ढेर यहाँ से मिले। शंख उत्पाद का केंद्र था, पूछा जाता है आपसे। सीप और शंख सेल क्राफ्ट कहाँ पे थे? नागेश्वर, बालाकोट से मिलते हैं। उस तरह कहाँ से मिलता है आपको, दाढ़ी बनाना उस तरह पत्थर को कहाँ से? रेडी की पहाड़ियों से मिलते, रोहिणी पहाड़ी सिंध से। ठीक है। सुक्कुर सुक्कुर बड़े पैमाने पर सिंध में सुक्कुर उपकरण निर्माण, टूल मैन्युफैक्चरिंग केंद्र था। चौंदड़ो पत्थर के बाट, मोहरा सीप, चूड़ियां, सीलखड़ी इंद्रगुप्त के मन के बनते हैं। मोहनजोदड़ो से राजवट और इंद्रगुप्त के मनकों के निर्माण की कार्यशाला मिली है। इन स्थलों से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता क्या औद्योगिक विशिष्टीकरण था। है ना? या किसी विशेष क्षेत्र में आपको उद्योग दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? हर क्षेत्र में ध्यान रखना। ठीक, चलो, अब सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख स्थल, और मैंने एक एक स्थल को डिटेल में बताया, 15-20 स्थल मैंने लिए हैं, सबको डिटेल में बताया। अब जितना आपने पढ़ लिया सब आपका रिवीजन होगा। आपने पढ़ लिया ना, पूरा आपका रिवीजन होने वाला है। यहाँ पे क्या, पूरा आपका रिवीजन होने वाला है, जितना आपने पढ़ लिया है। ठीक है ना? तो एक एक पॉइंट को देखना, एक एक चीज को आप समझना यहाँ से अच्छे। हड़प्पा खोज किसने की थी भाई साहब? दयाराम साहनी ने 1921 में। बोला हड़प्पा खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। करेक्ट है ना? यह स्थान पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, साहिवाल में है ना? रावी नदी कहाँ पे? रावी नदी के बाएं तट पे, लेफ्ट रिवर बैंक पे। ये सिंधु आ रही है, रावी आ रही है, इस लेफ्ट कहाँ पे आपका? पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। ठीक। सेकंड, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी। ठीक है, सेमी। आज एक डाउट आया था कि सर कितने अपने डाटा याद करना है, कितने हिस्टोरिकल याद करना है, तो याद सारे नहीं, कुछ याद करना जो मेन मेन है। तो अर्ध औद्योगिक नगर किसको कहते हैं? हड़प्पा को कहते हैं। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है ना। आर्कोलॉजिस्ट स्टुअर्ट पिगट डिस्क्राइब हड़प्पा एज अ सेमी इंडस्ट्रियल। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। ना, स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा है? स्टुअर्ट पिगट महोदय ने क्या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या कहा है? जुड़वा राजधानियां कहा है। कहा है जुड़वा राजधानियां कहा है, इसको याद रखना। ठीक है। ठीक है ना? मुख्य खोजों की बात करें तो हड़प्पा से क्या मिला है? कच्ची इटारों जो सुरक्षा दीवार है ना, जो आपकी फोर्ट वेल बनाई जा रही है, आपकी दीवार बनाई, सुरक्षा दीवार, चार दीवार किससे बनाएगी? आपकी कच्ची ईंटों से। अन्न कूटने के लिए ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, तब पिसाई के केंद्र में अनाज कूटने, अन्नागार मिले आपको ग्रेनरी, ताल पत्तों बलुआ पत्थर, सिलेटी में नर्तकी की मूर्ति, सिलेटी पत्थर में। अब देखो, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। पत्थर की नर्तकी की मूर्ति आपको कहाँ से मिलती है? हड़प्पा से। तांबे का दर्पण मिला, मिरर। पात्र समाधान मतलब कि क्या? पोर्ट। कलश समाधान आपको यहाँ से मिलते हैं। ईंटों पर चिन्ह समाधान आपको मिलते हैं। नगर विन्यास की बात करें तो ये हड़प्पा का नगर पश्चिम में दुर्ग था, जो कि नगर की सुरक्षा और प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करता था। यह दुर्ग उत्तर दक्षिण में 415 मीटर और पूर्व में 195 ऐसे
याद नहीं करना आपको। किलर ने इस दुर्ग को माउंट एबी नाम दिया, माउंट एबी नाम दिया, माउंट है ना। मॉर्टिमर व्हीलर महोदय ने क्या, सर मॉर्टिमर व्हीलर महोदय ने क्या नाम दिया इसको, इसको स्टीले को, किडल को क्या नाम है, किटल किटल को नाम क्या दिया आपको, माउंट एबी, एबी नाम दिया है। आप सोचोगे माउंट एबी क्या है, तैयार है हड़प्पा में तो आपका टीला पाएगा, उसका नाम कितने व्हीलर महोदय ने। दुर्ग के उत्तर दिशा में माउंट एफ में श्रमिकों के आवास के परिसर थे, है ना क्या, श्रमिकों के लिए अलग से आवास बनाए गए थे दुर्ग के उत्तर दिशा, दुर्ग के उत्तर दिशा के आवासीय परिसर, वहाँ पे श्रमिक वर्ग के लिए अलग से क्वार्टर बनाए गए थे, तो माउंट एफ उनको लिए बोला, एफ बोला। दूसरा आता है रोपड़, रोपड़, रोपड़ आपके पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे पर है, ध्यान रखना। वो इस यज्ञदत्त शर्मा किसने, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, 1953 से 1950। यह साधारण कच्ची ईंटों से बना हुआ है, कच्ची ईंटों से, रोपड़ किससे बना हुआ है, याद रखना। यहाँ से कब्र प्राप्त हुई, मनुष्य और पालतू कुत्ते को दफनाने की साक्ष्य मिलता। अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नव पाषाण काल पढ़ा था हमने क्या, और जो हमसे पढ़ा था मनुष्य कुत्ते के साक्ष्य। अब यहाँ से अपन पढ़ रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं कहाँ से, अलग से। यहाँ पे नव पाषाण काल के साक्ष्य मिल रहे, ठीक है ना। आगे बढ़े, यहाँ से कब्र मिली, जैसे कि पशुओं और पालतू कुत्ते प्राप्त होते, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, ऊपर से बाड़ा, बाड़ा कहाँ पे, ऊपर के पास से बाड़ा, बाड़ा ताई से हड़प्पा संस्कृति के स्थान मिले, कारण बाड़ा कहाँ पे, रोपड़ के नजदीक, नदी किनारे होगा। इन विद्वानों में चित्तित शैली बलूचिस्तान, कोटदी, कालीबंगा के पूर्व हड़प्पा शैली से है ना। बाड़ा से जो मृदवान मिले हैं, इस पे जो चित्तित शैली मिलती है, क्योंकि पूर्व हड़प्पा काल, अर्लियल हड़प्पन हिस्सा, अर्ली हड़प्पा हिस्सा, अर्ली हड़प्पा हिस्सा, वहाँ के बलूचिस्तान, कोटदीजी और कालीबंगा के मृदवानों से समानता रखती है। इससे पता चलता है कि बाड़ा क्षेत्र में पूर्व हड़प्पाई और परिपक्व हड़प्पाई तत्वों के मिश्रण था। संगोल, संगोल का पंजाब के लुधियाना में, कहाँ पे संगोल, पंजाब के लुधियाना में स्थित है, पंजाब के लुधियाना में। यहाँ से खुदाई में क्या, पंजाब के पुरातत्व किसने किया, एस एस तलवार महोदय, रविंद्र सिंह बिष्ट, आर एस बिष्ट, और आपको एस एस तलवार, संगोल की खुदाई के लिए जाने जाते हैं, तो याद रखना, ठीक। कहाँ है हमारी, पानी पियोगे आप लोग, ठीक है आगे बढ़े, ठीक है ना। संगोल से रोपड़ हड़प्पा के कब्रिस्तान एस संस्कृति के तत्वों का स्मरण, मतलब आपको का सेमेंट्री एच कल्चर आपको मिलता है, यार कब्रिस्तान, तो एच टाइप के कब्रिस्तान मिलते हैं, रोपड़ से मिलते हैं, हड़प्पा से मिलते हैं, और कहाँ से मिलते हैं, संगोल से मिलते हैं, यार है ना, संगोल से भी मिलते हैं, संगोल से, रोपड़ से, हड़प्पा से, एच कब्रिस्तान। अब मैं स्लो है क्यों, पॉज दे रहा हूँ क्यों भाई, एक टॉपिक महत्वपूर्ण, पॉइंट महत्वपूर्ण आपके लिए। इस तरह हड़प्पा सभ्यता के उत्तर हड़प्पाई संक्रमण काल का पोस्ट हड़प्पन ट्रेडिशनल फेस का प्रतिनिधित्व करता है संगोल, ठीक है। यहाँ पे क्या, पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग, पंजाब क्षेत्र को संक्षिप्त में विभाजित करें पंजाब को, तो देखो पंजाब में क्या, हड़प्पा देखा हमने, पाकिस्तान पंजाब में, रावी नदी के किनारे है, सहीवाल पाकिस्तान में, दयाराम साहिब ने खोज की है, रोपड़ की खोज सतलज नदी पंजाब में अग्रदत्त शर्मा ने की है, संगोल एस एस तलवार और आर एस वेस्ट यहाँ पे याद रखना। क्या कहाँ से मिलते हैं, याद रखना, मानव गोते से कहाँ से मिलते हैं, रोपड़ से मिलते हैं। कब्रिस्तान एस संस्कृति आपको संगोल से मिलती है, याद रखना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र से स्पष्ट होता है कि पंजाब क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण उपयोग केंद्र था, जहाँ से आगे सिंध, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के साथ विस्तार हुआ है, ठीक है ना। अब आओ सिंध प्रदेश में, सिंध प्रदेश में मोहनजोदड़ो, सिंध प्रदेश का सबसे पहले मोहनजोदड़ो, सिंध प्रदेश में क्या, सबसे पहले मोहनजोदड़ो। बात करें इसका नाम क्यों पड़ा, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या, सिंधी भाषा में मृतकों का, माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेथ होता है, मृतकों का टीला होता है, ठीक है ना। याद रखना, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित लड़काना जगह, कहाँ पे, लड़काना, और सिंधु नदी के दाएं तट पर, इस साइड साइड है, ठीक है ना, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित, राइट बैंक पर स्थित। खोज की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में पुरातत्ववेत्ता राखल दास बनर्जी, किसने, राखल दास बनर्जी ने की थी, ये सब राखल दास बनर्जी ने की, ठीक है ना। बाद में इसके उत्खनन का कार्य किसने किया था, सर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके ने किया, रखना, उत्खनन का कार्य किसने किया था, सर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके महोदय ने किया था। शासन व्यवस्था की बात करें तो मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक नाम होकर क्या, जनतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक एंड कॉर्पोरेटिव माना जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोहनजोदड़ो की जब भी राजस्थान की बात करते हैं,
राजतंत्रात्मक नहीं, आपको जनतंत्रात्मक माना जाता है। इसका अर्थ क्या है? नगरों के कार्यों का संचालन समूहों या परिषदों द्वारा, कमिटीज एंड गिल्ड्स द्वारा किया जाता था। डायरेक्टर्स। हाँ, आपको मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार मिलेगा। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल क्या? बृहद स्नानागार पूछा गया आपसे। यह संबंध धार्मिक और सामुदायिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग होता था। इसका रखना आप लोग। मुख्य बात करें प्रांगण, स्नानागार नगर के केंद्र, स्नानागार क्या? मुख्य संरचना बात करें स्नानागार की, है ना? स्नानागार की यदि बात करें हम लोग, कैसी है? प्रांगण कैसा? स्नानागार नगर के केंद्र में एक खुले प्रांगण में बनाया गया था। नगर के केंद्र में खुले प्रांगण में जलकुंड जलाशय, इसके संबंध में एक बड़ा जलाशय है। फर्श दीवार, तो जलाशय की फर्श पक्की ईंटों से बनी हुई थी ना, और दीवारों और फर्श की जो जुताई थी जिप्सम से किया गया था, और बाहरी दीवार पर क्या बिटुमन स्पोर्ट आ गया, बिटुमन कोटिंग की, कोटिंग आपकी की ना, क्या रखना, क्या इसकी कोटिंग की गई। जल निकासी की बात करें तो भाई यहाँ से क्या, जल से पानी, जलाशय से पानी निकालने के सुनियोजित निकासी मार्ग, आउटलेट ड्रेनेज बनाया गया था। आयाम की बात करें, ये कितना, 12 मीटर लंबाई, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 205, तो 12 मीटर को क्या लंबाई रखना है, चौड़ाई आपको 7 मीटर, गहराई कितनी आपकी 2.5 मीटर, 2.5 मीटर गहराई आपको मिलेगी। हाथ की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के सामुदायिक जीवन और धार्मिक अनुष्ठानों का प्रतीक कौन आपका, जो आपका जलाशय बनाया गया था। क्या बात करें हम लोग, यह विश्व के प्राचीनतम जलाशयों में से मोहनजोदड़ो की अन्य विशेषता की बात करें, सुसंगठित जल निकासी प्रणाली पाई जाती है। सड़कों का जाल समकोण पर है। नगर मिलता है सामान्य नागरिकों के लिए, और ऊपरी तो प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें थी। बात करें तो देखो, इन शॉर्ट में बात करें, खोज करता कौन है भैया, दाखिल जनता बृहद पकी आपको मिले। अब जम्मू कश्मीर क्षेत्र में हड़प्पा क्षेत्र में स्थल कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना। तो मांडा, मांडा स्थल अखनूर निकट चिनाब नदी पर, कहाँ पे मांडा, मांडा अखनूर के निकट चिनाब नदी पर। खोज कब की गई थी, 1976, पुरातत्ववेत्ता केपी जोशी के द्वारा, किसके द्वारा, केपी 1976 द्वारा, केपी जोशी के द्वारा की गई, क्या रखना। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, नॉर्दर्न मोस्ट हड़प्पन साइड है, क्या है आपकी, यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, ठीक है। क्या है आपका सबसे उत्तरी स्थल है। यहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष, यहाँ से क्या हड़प्पा कालीन अवशेष मिल, जैसे कि उपकरण, मृदपान और धातु की वस्तु प्राप्त हुई, क्या यहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त होते, कहाँ से आपके मांडा से, कहाँ पे चुनाव में है। कुछ किसी जेपी जोशी, बेटा जेपी जोशी। यहाँ से कांच के पेचदार पिन मिलते, स्टील ब्रॉन्ज पिन यहाँ से मिलते हैं। धातु कला की उत्कृष्टता को दर्शाता, जो कि आते हैं हरियाणा में राखी गढ़ी, हरियाणा में राखी गढ़ी, राखी गढ़ी का पे सूरजभान, किसने खोज की, सूरजभान ने खोज की, और आचार्य भगवान देव ने, सूरजभान महोदय ने और आचार्य भगवान देव ने खोज की। इनको नाम क्या रखना बेटा, नाम क्या रखना अंकित भाई, क्या है? सूरजभान महोदय ने और आचार्य भगवान देव ने। यह स्थल हरियाणा के हिसार है, कहाँ पे, हिसार जिले में है। राखी गढ़ी अब तक सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल स्थल, क्या सबसे लार्जेस्ट हड़प्पन साइट माना गया है, क्या रखना। बात करें, क्या रखना, राखी गढ़ी क्या हिसार जिले में है, और अब तक का सबसे बड़ा स्थल माना गया गढ़ी का। मई 2012 में हेरिटेज फंड यू द्वारा एशिया के संकटग्रस्त विरासत स्थलों में इसको शामिल किया गया, इंडेंजर्ड हेरिटेज में। तो याद रखना, राखी गढ़ी को संकटग्रस्त विरासत स्थल में शामिल किया गया, कब, मई 2012 में। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना अन्ननगर मकानों की दीवारें कब्रें यहाँ से प्राप्त होती हैं, कहाँ से, राखी गढ़ी से। बात करते हैं हड़प्पा कुणाल की, जिले में क्या आपका, जिले का आपका कुणाल है, क्या है, कुणाल है, जिले का आपका कुणाल है। खोज करता कौन थे आपके, राखी गढ़ी के सूरजभान और आचार्य भगवान देव। कुणाल में कौन है भी खोज करता, ध्यान रखना, जेम खत्री, कौन, जेम खत्री और एम आचार्य। ठीक है? यह सोने और चांदी के आभूषण के लिए प्राप्त हुआ। कुणाल जिस नाम है कंदन कण, यार है ना, कौन, कुणाल, कानून कंदन कुणाल, कानून क्या पहनती महिला है, सोने की बात। अब अगर सोने और चांदी के आभूषण मिलते, आर एस विष्णु को यहाँ से चांदी की 2 मुकुट, ये जो धार्मिक और सांस्कृतिक बनावली की बात करते हैं, तो हरियाणा में फतेहाबाद जिले में स्थित, खोज 1973 आर एस विष्णु के द्वारा की गई थी। यह हड़प्पा पूर्व और परिपक्व हड़प्पा
दोनों संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा पूर्व और परिपक्व हड़प्पा दोनों संस्कृति यहाँ से मिलता है, रखना ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो भाई साहब ये यहाँ पे बनावली आ गया था, ठीक है ना। तो बनावली आ ना फतेहाबाद जिले में है आपका, कहाँ गया, फतेहाबाद जिले में है। आर एस बिष्ट महोदय ने, किसने, आर एस बिष्ट महोदय ने, भाई लंबी वीडियो जा रही है पता, वो 4 बार उठना पड़ गया, बीच में से पॉज करना पड़ा, तो ज्वाइंट भी आपके लग रहा है इसमें। लाइव में पता है, लाइव में प्रॉब्लम, लाइव में बैठ गए तो बैठ गए, अब रिकॉर्ड में किसी कॉल आया, कुछ इमरजेंसी आया, कुछ जाना पड़ा, तो 2 घंटे का गैप लेके आ गया सीधा। नाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, और 1973 में आर एस बिष्ट, किसका, आर एस बिष्ट द्वारा खोजा गया था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व और परिपक्व हड़प्पा के 2 चीज मिली है, दोनों संस्कृति के अवशेष मिले, यहाँ पे रखना। अरे जल निकास प्रणाली का अभाव है यार, है ना, पूछा गया आपसे जल निकास प्रणाली का अभाव कहाँ पे, अरे है ना, कालीबंगा के समान यहाँ पे भी है। यहाँ से मिट्टी के बने हल मिले, हल बनावली से हल मिले हैं। ये पूछा गया है, जो भारत सबसे प्राचीन कृषि उपकरणों के साक्ष्य हैं। प्राचीन कृषि के साक्ष्य आपको अलग मिलते हैं, मेरठ वगैरह से कृषि उपकरणों के साक्ष्य पूछ रहे थे। यहाँ क्या क्या, मिट्टी से हल मिले हैं। यहाँ जौ के दो दानों के सबसे अधिक साक्ष्य, बारले। मितातल भी आपको भिवानी जिले हरियाणा में मितातल, ठीक है ना। 1968 में सूरज, अब देखो आपने एक चीज देखा होगा, नोट्स में गौर से रहो, मैं यूपी का अलग लेके आ रहा हूँ, हरियाणा का अलग लेके आ रहा हूँ, पंजाब का अलग लेके आ रहा हूँ, तो ऐसे आपको याद करने में तो आपके पास शॉर्ट, अभी लास्ट में समरी भी है, शॉर्ट में भी आपके लिए सारी समरी मैंने शॉर्ट में रखी है। आप लोग भी इसके नोट्स समरी में बना सकते हो, एक एक पेज में, है कि नहीं। यहाँ नगर संरचना गढ़ी और निचले नगर के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। सूरजवान के अनुसार यहाँ पे 400 मीटर प्राकृतिक खाई है, जो संभवतः यमुना नदी का प्राचीन प्रवाह मार्ग माना जा गया। यमुना का प्राचीन प्रवाह पूछ सकता है कि यमुना का प्राचीन प्रवाह मार्ग कहाँ से निकला है, मिथातल से निकला है, ठीक है ना। संक्षिप्त सार, मांडा कहाँ पे आपका, अखनूर चेनाब नदी पर है, जेपी जोशी ने खोजा है। राखीगढ़ हिसार हरियाणा में सूरजवान ने खोजा है। कुणाल हिसार हरियाणा में जेपी खत्री, आचार्य शर्मा, बनावली फतेहाबाद मिताथल भिवानी हरियाणा सूरजवान ने, ठीक है ना। चलो अब राजस्थान के स्थल, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में है, घग्गर नदी के बाएं तट पर है, घग्गर नदी के बाएं तट पर, लेफ्ट रिवर पर, ठीक है ना यार, है ना। कालीबंगा अर्थ है काली चूड़ियां, क्या काली चूड़ियां, ऐसे क्यों, प्राप्त काले रंग की चूड़ियां यहाँ पे हैं, ऐसे काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होती हैं। खोज की जाए तो अमलानंद घोष ने की थी, 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। 1961 बीवी लाल और बी के थापरे से जुड़े हुए थे, याद रखना, ठीक है ना। तो अमलानंद घोष, बीवी लाल, बी के थापरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है, संबंधित साक्ष्य की बात की जाए तो यहाँ से आरंभिक हड़प्पा स्थल देखने को मिलता है, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, याद रखना। इन खेतों में क्या, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण से हराइयाँ, तो है ना, कालीबंगा से जुताई के साक्ष्य, क्या कालीबंगा से जुताई के साक्ष्य, इसलिए कृषि के साक्ष्य में इंपोर्टेंट लिख दिया अलग से। नोट्स का पैटर्न में, मतलब नोट्स मेरे, मैं बताऊं कैसे मैंने बनाया है। दोहरी फसल प्रणाली से मिलती है, यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन जुताई के साक्ष्य आ गया ना, इसलिए आपका कालीबंगा महत्वपूर्ण है। तो इस पे तो थोड़ा हाईलाइट किया हुआ मैंने। निर्माण, तो कालीबंगा कच्ची ईंट हो गई, कच्ची ईंट आपसे स्पेशल है भैया, कालीबंगा कच्ची ईंट उपयोग हुआ है। अलंकृत ईंटें हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य अग्निवेदिका मिली कालीबंगा से, क्या अग्निकुंड के साक्ष्य अग्निवेदिका मिली आपको। वेदिका के प्रारंभिक स्वरूप, याद रखना, वेदिका का प्रारंभिक स्वरूप आपका पूछ सकता है ऐसे, ठीक है ना। संस्कार में पूर्ण समाधि, कंप्लीट, पूर्ण 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 नहीं, पूर्ण है ये, पूर्ण समाधि। तो पूर्ण समाधि, कंप्लीट समाधि मिला है आपका। इन्वेस्टिगेशन, सबको पूर्ण दफनाना यहाँ पे मिला है आपका। आंशिक समाधान मिला है, सबको कुछ दफनाना। दाय संस्कार, तीनों प्रकार यहाँ से मिले हैं, कहाँ से, 3 प्रकार की अंत्येष्टि होती है, कहाँ से, कालीबंगा से मिली है। यह विविधता धार्मिक सहिष्णुता और संस्कारों की बहुलता को दर्शाती है, ठीक है ना। चलो अन्न उगलने की जांच करें तो बेलना का दंतुर यहाँ से मिला, तंदूर, तंदूर रोटी ना तंदूर से, तो बेलना का ओवन तंदूर आपको यहाँ से मिला है। यहाँ लकड़ी के तनों का खोखला बनाकर बनाया गया था, ठीक है ना, और नालियों के रूप में प्रयोग किया गया है। लकड़ी के तनों को खोखला बनाकर नालियों के प्रयोग, नाली यहाँ से वो वाली नहीं मिल रही यहाँ पे, मैनुअल ऐसे मिल रहा है आपको, यहाँ पे ड्रेनेज पाइप, पाइप सिस्टम मिल रहा है आपको। कालीबंगा से भूकंप के प्राचीन साक्ष्य मिले, तो यहाँ पे भाई कालीबंगा अर्थ देखो, काली चूड़ियां, आनंद घोष, उत्खनन बीवी लाल एंड बी के थापर। खोज और उत्खनन याद रखना, ये डिस्कवरी किसने की, एक्सकवेशन किसने किया है। मुख्य साक्ष्य जुते हुए हल, जुते हुए खेत, अग्निकुंड, तंदूर, भूकंप के प्रमाण, ये आपके महत्वपूर्ण। इतने से शॉर्ट नोट आपको रिवीजन के लिए रख दिया नोट्स में, क्या शानदार नोट्स है। यहाँ पे देखो आपको क्या, कृषि धर्म स्थापत्य तीनों चीज आपको मिलती है यहाँ पे कालीबंगा। गुजरात में धौलीवीरा, धौलीवीरा गुजरात की कच्छ में, कहाँ पे, कच्छ में आपका जेपी जोशी ने खोज किया, गया जेपी जोशी खोज किया है, ठीक है ना। आर एस विष्ट के माध्यम से उत्खनन हुआ है यहाँ पे, याद रखना। धौलीवीरा भारत में खुले 2 सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगरों में से एक है, पहला तो राखीगढ़ी हो गया था, तो आपको धौलीवीरा मान लो, भारत में यह नगर मंदसर और मनहर नदियों के बीच में, याद रखना। मंदसर और मनहर नदी के बीच में कौन सा, धौलीवीरा है, जो कि कच्छ के रण के भीतर आता है। नगर, तो नगर धौलीवीरा 3 भागों, इंपोर्टेंट है, धौलीवीरा का नगर 3 भागों में बांटा गया, इंपोर्टेंट आपका, दुर्ग,
मध्यनगर निचला दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर यार हम, ठीक है ना। किटल, किटडेल, किटाडेल या किटडल, मिडल टाउन और लोअर टाउन। यह है, यहाँ से जल निकास प्रणाली आपको मिलेगी और जल संरचना आपको अद्भुत मिलेगी, अत्यंत अद्भुत यार है ना। ड्रेनेज सिस्टम और वाटर मैनेजमेंट आपको यहाँ पे अद्भुत मिलेगा। कहाँ पे? धौलीवीरा में। ये महत्वपूर्ण है यहाँ के लिए, ठीक है ना। नगर में बांध, जलाशय, वर्षा जल संचयन टैंक से पूछे गए आपसे, कहाँ मिलता है? धौलीवीरा में मिलता है। यहाँ पे आपको क्रीड़ा स्थल स्टेडियम आपको मिलता है, अखाड़े की संरचना आपको मिलती है। अब इसका सबसे प्राचीनतम क्रिकेट स्टेडियम है, ओल्डेस्ट स्टेडियम। क्रीड़ा स्थल ओडियम, ओल्डेस्ट नॉन स्टेडियम, प्राचीनतम क्रीड़ा स्थल आपका। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको धौलीवीरा से। सूचना पट, यहाँ पे आपको बोर्ड मिलता है, यहाँ पे आपको क्या 10 बड़े अक्षर लिखे हैं, साइन बोर्ड, इंक्रिप्शन बोर्ड, एक विशाल पट के प्रमाण मिले हैं। यार है ना, सामान्यतः आपके सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मोहरों से मिली, बट यहाँ पे एक बड़ा शिलापट्ट आपको मिल रहा है। अब तक का सबसे बड़ा सबसे बड़ा शिलालेख है उस समय का। अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य, घोड़े की कलाकृति धौलावीरा से मिली। घोड़े, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। घोड़े की कलाकृतियां कहाँ से मिली? धौलावीरा से, याद रखना। पॉलिस्टार श्वेत पाषाण मिलते हैं। अशोक के स्तंभ के पूर्ववर्ती स्तंभ माने गए, जो कि याद रखना। तो देखो क्या शानदार लिंक किया गया आपसे भाई। लोथल भी गुजरात में, अहमदाबाद जिले में, सगरवाला ग्राम में, भोगवा नदी के पास। किसके? भोगवा नदी, भोगवा। खोज एस आर राव के द्वारा की गई, एस आर राव के द्वारा की गई खोज। लोथल को दो भाग में न बांटकर पूरे एक नगर में प्राचीर, मतलब दो भागों में डिवाइड किया इसको, पूरे नगर को एक रक्षा प्राचीर से बांध दिया गया। फोर्टिफिकेशन वॉल, एक ही रक्षा प्राचीर से। यह दीवार बाढ़ से नगर की रक्षा करती हेतु बनाई गई थी। क्या? बाढ़ से नगर, ठीक ना। यहाँ पे लोथल में क्या प्रसिद्ध जहाज यहाँ से मिलता है, जहाज की गोदी, डॉकयार्ड यहाँ से मिलते हैं, बंदरगाह मिलते हैं। यह पक्की ईंटों का बना हुआ था, तालाब जैसे घिरा हुआ था, ठीक है। यह प्राचीन भारत का पुराना बंदरगाह, ओल्डेस्ट नॉन, आगे ना सी पोर्ट। यह नगर पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख केंद्र था। पक्की ईंटों, पक्की मिट्टी की सतह की गोटियां से मिली हैं। नगर दुर्ग का आकार विषम चतुराकार है, ठीक है ना। एक मृदभांड पर पंचतंत्र की कहानी चालक लोमड़ी, कहाँ से? लोथल से बेटा, लोथल से। ये याद रखना, पॉइंट पूछे जाते हैं। मृदभांड पर पंचतंत्र की कहानी चालक लोमड़ी की कहानी कहाँ से? लोथल से मिलती है। पारस की खाड़ी जैसी मोहर यहाँ से मिलती है। दिशा मापक यंत्र यहाँ से मिलता है, पैमाना मिलता है, साहुल मिलता है आपको, है ना। अग्नि साहुल क्या होता है? आप देखना, अभी कारीगर होते हैं, दीवार बनाते हैं, नापने के लिए यूज करते हैं, तो कुछ साहुल। बस यहीं पे पिक्चर्स आपके लिए यूज कर सकता था, मैं ध्यान नहीं दिया। बट नेक्स्ट क्लास में पिक्चर्स भी यूज करूंगा। पीपीटी ने 10, पता है इसको 10 घंटे लगे मैनेज करने में। 322 में की भी 10 घंटे लगे। आसान नहीं है, क्लास तो 5 घंटे हो जाती है बेटा। तो क्लास को मत समझो, क्लास का बैकग्राउंड समझो कितना लंबा है। और फ्री आपको मिल रहा है। दिवाली बोनस आपकी तरफ से लगेगा। क्लास के एंड में आपको क्यूआर कोड दे रहा हूँ मैं, दिवाली बोनस के लिए, ठीक है ना। सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है, भुज क्षेत्र में स्थित। क्या? सुरकोतड़ा गुजरात के कच्छ जिले में, भुज जिले में है, ठीक है ना। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, घोड़े की अस्थियां आपको मिली, जो है संकेत देता है कि घोड़े का ज्ञान हड़प्पाई लोगों को था। क्या रखना? सुरकोतड़ा से। वहाँ पे गुजरात में, तो धौलावीरा से आपको घोड़े के साक्ष्य मिले थे, मूर्तियां मिली थी। यहाँ से घोड़े की हड्डियां मिल रही हैं सुरकोतड़ा से, ठीक है ना। खोज किसने की? आपकी जेपी जोशी ने। किसने की? सिर्फ जेपी जोशी महोदय ने की है। किसने? जेपी जोशी महोदय ने की है। घोड़े की अस्थियां यहाँ से मिली, हॉर्स बोन यहाँ पे मिली, घोड़े का ज्ञान इन लोग को, ठीक है ना। 4 बर्तनों वाला समाधान यहाँ से मिला है, मानव की अस्थियां मिली। अब देखो रिवीज कर लो पूरा गुजरात को। धौलावीरा गुजरात में है, जेपी जोशी आर एस बिस्ट, तोतल अहमदाबाद आर एस आर राव। क्या मिला है? सब लिखा है, क्या क्या मिला है सब लिखा। तुर्कोदड़ा भुज कुछ में, जेपी जोशी। हम इंग्लिश मीडियम वाले इसको बना लेंगे थोड़ा यहाँ से लिख के, तो बाइलिंगुअल है ना कंटेंट, पर बना लेंगे इसको। जेपी जोशी। चलो, उत्तर प्रदेश में क्या एमपी में कोई साक्ष्य मिला है? तो एमपी में साक्ष्य मिला, यार रखना। एमपी में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, हालांकि नवीनतम साक्ष्य कहते हैं एमपी में मिली, खोज चल रही है, तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, अभी तक प्रूव हो जाएगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में आपका। हिंडा नदी कहाँ पे? हिंडा नदी पर है, हिंडा नदी तट पर है। यार खोज किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की। एक परिवर्ती हड़प्पा कालीन बस्ती है, सबसे पूर्वी स्थल आपको माना जाता है परिवर्ती, तो मैच्योर एज का नहीं, आपका है लिटिल हड़प्पा सेटलमेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक। चलो, अन्य कौन कौन से हैं? अम्बाखेड़ी, बड़गांव, हुसालपुर, सिनौली, ये सारे आपके यूपी में, जो लेटर हड़प्पा साइड है, ठीक है ना। सिनौली से मानव संसाधन मिलता है आपको, ठीक है ना। नोट, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी। अब सुनना आप नोट, कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी, ये आपके प्राक पीढ़ी हड़प्पन साइड है, जबकि रंगपुर और रोजड़ी आपके हड़प्पन पोस्ट हड़प्पन साइड है, ठीक है ना। सामाजिक जीवन की बात कर रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया। एक नया टॉपिक यहाँ से क्या आपका, एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, यहाँ से चेंज नहीं कर पाया मैं लाइट को इसको।
ये लाइमलाइट में आपका नया टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ से, सामाजिक जीवन। गौरी शब्द है सामाजिक जीवन, ठीक है? चलो, याद रखना। तो भाई पुरातात्विक अवशोषों के आधार पर क्या सामाजिक जीवन का अनुमान लगाते कैसे? परिवार और समाज कैसे? समाज की प्रमुख इकाई परिवार रही होगी। माता देवी की पूजा होती थी। घरों पर अंकित चित्रों के संकेत थे कि समाज कैसा था? मैट्रिकल था, मात्र सत्तात्मक था। ठीक है ना? समाज को 4 वर्णों में 4 वर्गों में डिवीजन वर्ण लाइक स्ट्रक्चर था आपके यहाँ पे। समाज 4 क्लासेस में जैसे कि विद्वान वर्ग, धार्मिक कार्य संबंधित था आपका। ठीक है ना? ठीक है ना? जो आपका श्रेष्ठ क्लास था धार्मिक से। दूसरा आपको वॉरियर क्लास मतलब योद्धा वर्ग आपका था। सुरक्षा का नेतृत्व करता था। व्यापारी वर्ग, व्यापारी यूनिट से वर्कर्स आपके निर्माण और उत्पादन कार्यों में संलग्न। 4 प्रकार के आपको वर्ण व्यवस्था पे दिखते हैं। आवास की विषमता पे थोड़ा आई थिंक ये लास्ट का बना हुआ है, मिक्स हो रहा है। आवास और आर्थिक विषम आवास भाई कहीं पे 2 मंजिल दिख रहे, कहीं पे 3 मंजिल होने वाले कहीं पे भाग पे दिख रहे, कहीं पश्चिम भाग पे दिख रहे हैं, है नहीं? तो आवासों की संरचना के आधार पर समाज की आर्थिक विषमता, एक हम लोग डिस्पैरिटी दर्शाती है, ध्यान रखना। फिर भी अधिकांश विद्वान समतामूलक समाज को मानते हैं कि यहाँ पे समतामूलक समाज रही होगी। साज सज्जा फैशन रप्पावादी सौंदर्य पर भी ध्यान रखते थे, साज सज्जा पर भी ध्यान देते थे, ठीक है ना? स्त्री और पुरुष दोनों लोग आभूषण पहनते थे, ठीक है ना? यहाँ प्रसाधन मंजूषा टॉयलेट बॉक्स भी प्रसाधन मंजूषा दिखती है आपको, ये टॉयलेट बॉक्स भी दिखती है। चौहुंदुड़ से लिपस्टिक भाई पूछा गया है, चौहुंदुड़ से लिपस्टिक आपको मिली। भोजन में लोग शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। लोग गेहूं, मछली, जौ, मांस, फल इत्यादि खाते थे। मनोरंजन में क्या चौपड़ खेलते थे, पासा खेलते थे। अब मैं चौपड़ यहाँ पे लगाने लग जाऊंगी, लूडो जैसा होता है। अब पासा लगाने लग जाऊँ क्या? नहीं भाई, नहीं है काम का। बच्चे खिलौने खिलौने लगाने लग जाऊँ क्या? गाड़ियों के मॉडल यहाँ पे मिलते हैं। अब कौन सी गाड़ी कहाँ से मैंने पढ़ा था भाई नहीं। अंत्येष्टि सरकार सबसे पहले तब पूर्व समाधिकरण था आपका। फिर आंतरिक अलावा आंतरिक समाधिकरण भी था, दाह संस्कार भी था, देखा हमने अभी। हड़प्पा से कब्र से ताबूत मिलते हैं। लोथल से दफनाए पुरुष, लोथल से देखो कपल 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 समाधान कहाँ से मिलता है आपको? जोड़ीदार समाधान कहाँ से? लोथल से मिलता है। यहाँ पे क्या पुरुष और स्त्री के कंकाल साथ में दफनाए गए हैं। हड़प्पा के दुर्ग से दक्षिण पश्चिम कब्रिस्तान में एच प्रकार की देखो, हड़प्पा दुर्ग में दक्षिण पश्चिम में एच प्रकार के कब्रिस्तान मिलते हैं। ठीक है ना? याद रखना, ठीक है, याद रख लेना आप लोग। वैज्ञानिक करना, गणित के, खगोल के माप और इत्यादि धातुकर्म से निपुण, ठीक है ना? दशमलव पद्धति जानते थे ये लोग, ठीक है ना? आप देख रहे हो कि भाई अनुपात में 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात, फिर वो नहीं ईटमर नहीं है। स्वभाव सेंधा लोग शांति प्रिय थे, युद्ध नहीं होता था। क्यों? युद्ध का कोई साक्षी नहीं मिला वहाँ पे, मतलब युद्ध की कोई साक्षी नहीं मिली, साथ में कोई हथियार नहीं मिला है। विलियम मोदी ने क्या बोला? विलियम मोदी बोलते हैं श्रमिक वर्ग की स्थिति को देखकर दासप्रथा की संभावना था क्या? मार्टिन विलियम मोदी ने क्या श्रमिक वर्ग की स्थिति को देखकर क्या आपके दास प्रथा का अनुभव लगा? भैया वहाँ पे दास प्रथा भी होती हुई। क्यों? हमने क्या देखा? श्रमिकों के लिए अलग से, श्रमिकों के लिए क्या अलग से मकान बनाया जा रहा है? क्या अलग से मकान बनाया जा रहा है? आपके बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है श्रमिकों के लिए? ठीक है ना? कच्छ की खाड़ी में पंचम द्वीप में 2 बड़े स्टेडियम मिले, यहाँ पे खेल-कूद और सामुदायिक कार्यक्रम होते होंगे। है ना? लोथल वगैरह मिले आपको, ग्वालियर वगैरह मिले आपको स्टेडियम। मेहरगढ़ और नौशहरों से मिली मिट्टी की नारी मूर्तियों में लाल रंग सिंदूर सिंदूर मांग भरते थे ये लोग। ठीक है ना? संक्षिप्त सार देखो लिखा है कि प्रमुख स्थल देख लिया अपन ने। समाज मात्र सत्तात्मक पारिवारिक संरचना थी। पुरोहित योद्धा वर्ग व्यापारी वर्ग श्रमिक में विभाजन था। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण करते थे। 14 से लेकर भोजन शाकाहारी मांसाहारी खेल अंत्येष्टि सरकार तीनों प्रकार के थे। दोनों पद्धति थी। स्वभाव शांति प्रियता संगठन में तकनीकी रूप से बताओ। तो रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स दे दिए मैंने। थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ मैं, स्पीड में तो आपको सिर्फ सुनना है। आपको स्क्रीन पे देखना सुनना, लिखना कुछ भी नहीं है आपको। पीडीएफ आपको मिल चुकी है, डाल दी मैंने ग्रुप पे पहले ही। पीडीएफ पहले ही मैंने ग्रुप पे पटक दिया था, रखना। डिस्कस की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता समाज उन्नत और संगठित कलात्मक था। अब राजनीतिक जीवन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन, तो जहाँ पे महत्वपूर्ण चीज वहां पे पॉज ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना? याद रखना, बहुत शानदार तरीके से करा रहा हूँ, ऐसा नहीं जल्दबाजी में भाग रहा हूँ, नहीं। आपको गौर से सुना, आप स्पीड में नहीं देख सकते हो क्लास को। मैं खुद तेज बोलता हूँ। राजनीतिक व्यवस्था का सामान्य रूप कैसा था? राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है हमारे पास। कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि कोई शिलालेख नहीं है या राजाओं के अभिलेख यहाँ पे प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि हड़प्पावासी वाणिज्य व्यापार में अत्यधिक निपुण थे, इसलिए माना जाता है कि व्यापारी वर्ग ही शासन में व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ठीक है ना? राजनीतिक संगठन की विशेषता की बात करें तो राजतंत्र के प्रमाण नहीं है, लोकतंत्र के प्रमाण है। संगठित प्रशासन ढांचा था। किलेबंदी हमें कई जगह पे देखने को मिलती है। किलेबंदी भी देखो लिखा ना, देखो एग्जाम्पल देखो इंग्लिश में। राजतंत्र के प्रमाण में देयर इज नो आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ किंगशिप एंड मोनार्की। संगठित प्रशासन ढांचा, यूनिफॉर्म सिटी प्लानिंग देखने को मिलता है, स्टैंडर्डाइज्ड वेट देखने को मिलता है, रिस्क रेशियो देखने को मिलता है। इससे अनुमान लगाते हैं कि भैया
कोई संगठित प्रशासनिक ढांचा रहा होगा जिनने पूरा सिंहवाड़ी सभ्यता को बसाया है, ठीक है ना? क्लेफाइड फोर्टिफिकेशन मिलता है हमारे लिए, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलीवीरा में, है कि नहीं? जो कि बिना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहा होगा। विद्वान का मत क्या है? स्टुअर्ट, अब जो अपन ने जो पढ़े थे वही चीज रिवीजन होगी। स्टुअर्ट पिगड पे बोलते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो को, इससे राजधानी बोलते हैं, बोलते हैं जुड़वा राजधानियां बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? हंटर मॉडल क्या बोलते हैं? मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक नहीं बल्कि जनतंत्रात्मक था, पढ़ा था अपन ने। विलियम मॉडल क्या बोला? विलियम बोलते हैं सिंधु सभ्यता का शासन मध्यम वर्गीय जनतांतरता, क्या मिडिल क्लास डेमोक्रेसी थी, धर्म की महत्ता थी, मान सकते हैं। केंद्र में बोलते हैं सिंधु सभ्यता की राजधानी राजनीति अनेक प्रतिस्पर्धी वर्गों कॉम्पिटेटिव इलाइट ग्रुप के पास थी, क्या? कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिंग इलाइट ग्रुप के पास थी, ठीक है ना, राजनीति। और एस रत्नाकर क्या बोलते हैं? हड़प्पा राज्य को प्रारंभिक राज्य माना जाना चाहिए क्योंकि है प्रारंभिक राज्यों से मिलती है ना। फिर से देखो राजनीति पे क्या विचार है। स्टुअर्ट पिगड क्या बोलते हैं? दोनों राजधानियां जुड़वा थी। हंटर महोदय मोहनजोदड़ो का शासन बताते हुए यहाँ पे क्या राजतंत्र नहीं, क्या था आपका? रिपब्लिक था, क्या था? रिपब्लिक। फिर क्या बोलते हैं? भैया यहाँ पे जो शासन था मिडिल क्लास डेमोक्रेसी थी, यहाँ पे महत्ता थी। केंद्र महोदय क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिंग एलाइट ग्रुप के पास राजनीति थी। एस रत्नाकर बोलते हैं हड़प्पा को प्रारंभिक राज माना जाता है क्योंकि इसकी प्रारंभिक राज्यों से मिलती है। धर्म और शासन की बात कर दी हम लोग, धर्म और शासन की बात करें, क्या धर्म और शासन की बात करें, जरूर रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं? और टोटल क्लास आपकी हो चुकी है 1 घंटे 41 मिनट की, बस 2 घंटे 1 घंटे और चलना है क्लास, अब तो स्पीड में। स्पीड में हम लोग चलेंगे, क्या स्पीड में हम लोग जाएंगे, स्पीड में हम लोग बढ़ेंगे बाकायदा, और हमारा हो जाएगा क्यों? अब मेन चीज रिवीजन वाली रहेंगी बस। धर्म और शासन की बात करें, यहाँ पे धर्म और शासन, कई विद्वान को मानना है धर्म और शासन आपस में जुड़े हुए थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा दुर्ग क्षेत्र में संभवतः धार्मिक कार्य और प्रशासनिक केंद्र थे। आप देख रहे हो ना, बड़े बड़े हॉल दिख रहे हैं आपको, स्नानागार दिख रहा है आपको, तो लिखा ना मोहनजोदड़ो को विशाल स्नानागार, धार्मिक अनुष्ठानों और सामुदायिक निर्णयों का केंद्र रहा होगा। तो पूरा मेंस के हिसाब से कंटेंट वाइज, ऑप्शनल के हिसाब से भी। डिस्कस की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के राजा शासक वर्ग एक नहीं मिलता, फिर भी इसकी नियोजित नगरीय संरचना समान मापदंड यह दर्शाता है, यह दर्शाता है कि एक संगठित अनुशासित शासन व्यवस्था विद्यमान रही होगी। ठीक है, चलो संक्षिप्त सार देख लो भैया। शासन जनतात्मक व्यापारी विधान राजा के माननीय, ठीक है, ये पढ़ो, इनको रिवीजन करो पूरा। अब हड़प्पा शब्द का आर्थिक जीवन कैसा था? इकोनॉमी, लाइफ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। नागरिकरण, तैयार रहना, कैसा था? सैन्य सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। नागरिकरण और अर्थव्यवस्था, क्या नागरिकरण सैन्य सभ्यता की मुख्य विशेषता थी ना। नागरिकरण अर्थ क्या है? जटिल और विकसित आर्थिक संगठन, जटिल और विकसित आर्थिक संगठन का अर्थ है। आगे देखते हैं, कृषि कैसी थी? हड़प्पा शब्द आर्थिक जीवन की रीढ़ की हड्डी थी, व्यापार था बट कृषि आपकी रीढ़ की हड्डी थी। जो आर्टिस्ट ने उर्वर भूमि और नदियों की जल की उपलब्धता ने कृषि अत्यधिक विकसित मुख्य फसल गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, कपास, चावल आपको मिलता है। कालीबंगा में जूते के साक्ष्य दो, फिर से मतलब हर चीज रिवीजन हो रही है आपकी। कालीबंगा में जूते के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, कुबड़दार बैल, सांड, ऊंट, कुत्ते, बिल्लियां पाली जाती थी। तुर्क कोतवाल से घोड़े की हड्डी मिली है, बड़ा अपन है कि नहीं? तुर्क कोतवाल से घोड़े की हड्डी मिली है। शिल्पकला की बात करें, शिल्पकला और उद्योग उत्पादन था। शिल्प में भांड आपको मिल रहा है यहाँ पे, लाल मिट्टी और काले रंग की चित्रकारी मिल रही है आपको। धातु का आपको मिल रहा है, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, सीसा, टिन। सीता में गलती होती है ना, शीशा मिलता है यहाँ से। मन के बनते थे, सेलखड़ी से, राजवर्थ से, फिरोज से, अगड़ से, कानलेन से, क्या मोहर निर्माण होता था। सेलखड़ी की मोहरें मिलती हैं, व्यापार धंधों में काम होती थी। कपड़ा उद्योग था, सूती कपड़ा के प्रांश मोहनजोदड़ो से मिले कि नहीं मिले हैं? धातु औजार, कुल्हाड़ी, वसूला, खंजर, चाकू, भाले बनाए जाते थे। व्यापार स्थानीय भी होता था, अंतर्राष्ट्रीय भी होता था आपका। स्थानीय व्यापार क्या? शहरों शहरों, गांव 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 शहरों के बीच होता था। खाद्य पदार्थ, धातु, मिट्टी के बर्तन आदान प्रदान होते थे। वजन और माप तो एक सी है, जो कि व्यापार में उपयोग किया जाता था। तौल के लिए मापन पद्धति 1, 2, 4, 8, 16 दशमलव पद्धति का उपयोग होता था। विदेशी व्यापार भी होता था। घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के मध्य भी व्यापार करती थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों, सुनना है यहाँ पे, मेसोपोटामिया के अभिलेखों पर भारत को मेरुआ कहा गया। क्या भारत को
मेलुआ कहा गया, भारत को मेलुआ कहा गया है। तो भैया पढ़ो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है व्यापारिक क्षेत्र में। सॉरी सॉरी, सिंध क्षेत्र को मेलुआ कहा गया है ना, इस मैं मेलुआ कहा गया, बहरीन को दिलमुन, पर्शियन गल्फ दिलमुन, मकरांतर को माकन कहा गया, साउथ ईरान गोश्त। बंदर अगर बात करें याद कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख मेजर पोर्ट्स लोथल, रंगपुर, सुरकोतड़ा, प्रवास पाटन, सोमनाथ, बालाकोट, सुतकंगड़ो, सुतकगोय। याद करो, पूरे पढ़ो। लोथल, रंगपुर, सुरकोतड़ा, प्रवास पाटन, बालाकोट, सुतकगोय, ककोय। ये आपके प्रमुख बंदरगाह है बेटा। क्या है? बंदरगाह है। इनसे विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। एक क्वेश्चन आया था, सिंधु घाटी सभ्यता में नाव मिलती, भैया नाव मिलती होगी, अभी तो बंदरगाह है। तो बंदरगाह जब नाव मिलती होंगी, तो अनुमान कॉमन सेंस से लाना पड़ता है। क्या क्या भैया? नाक मिल नाव मिलती होगी क्या? हिंदी में प्रणाली की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग, क्या मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था? मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार विनिमय प्रणाली आधारित थी। व्यापार क्या? विनिमय बार्टर सिस्टम पर आधारित था। व्यापार विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम पर आधारित था। संचित सार की बात करें, फलन, शिल्प, व्यापार प्रमुख बंदरगाह पढ़ लो, मुद्रा प्रणाली पढ़ लो, ठीक है ना। चलो, ये आपको पूरा अर्थव्यवस्था होगी। अब तो मैं इन पे छोटी छोटी वीडियो बना के दे सकता हूँ, कोई ऐसा टॉपिक नहीं कि आपको चर्चा ही करना हो, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता परिवहन के साधन कुछ। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापक भौगोलिक विस्तार था, तो व्यापार करते थे। इससे प्रमाण होता है यहाँ पे क्या, परिवहन संचार की एक संगठित प्रणाली थी, ठीक है ना। जल परिवहन होता था, नाव जहाज थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की मोहरों पर जहाज और नाव के साक्ष्य मिलते हैं। दो तल से पकी हुई जहाज मिलता है, ठीक है ना। क्या रखना, इस जहाज के नमूने में मस्तूल लगाने की लकड़ी के चिन्ह और छेद किए गए हैं। लोथल के पास डॉकयार्ड मिला है। हड़प्पाई लोगों को समुद्री गतिविधियां उत्तर मिलते हैं। बैलगाड़ी का स्थल परिवहन, बैलगाड़ी मिलती है आपको, बैलगाड़ी होती थी। हड़प्पा और स्थल क्या मिट्टी की बनी बैलगाड़ियां मिली हैं। चौंदड़ो हड़प्पा से कांसे की, याद रखना। और देखो, हड़प्पा से आपको मिट्टी मिली है, साथ साथ आपको कांसे की बैलगाड़ियां कहाँ से, चौंदड़ो से, हड़प्पा से मिली यार, ठीक है ना। कुछ गाड़ियां पंजाब के आधुनिक इक्कों से मिलती जुलती। वस्तु परिवहन, परिवहन बैल ऊंट गधे मिलते हैं आपको। क्या? बैल ऊंट गधे आपको मिलते हैं। बैल ऊंट गधे भी मिलते हैं आपको यार ना। व्यापारिक मार्ग में हड़प्पा सभ्यता की स्थलीय और जलमार्ग दोनों का प्रयोग किया जाता है। स्थलीय मार्ग और जलमार्ग का दोनों प्रयोग किया जाता है। सिंधु रावी सतलज घग्गर जैसी नदियां नौ परिवहन मार्ग के लिए है। क्या? सिंधु रावी सतलज घग्गर जैसी नदियां प्रमुख नौ परिवहन मार्ग है। लोथल, गंगड़ोर, बालाकोट, कोडा जैसे बंदरगाह समुद्री व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं। पढ़ चुके हम लोग शहरों में। रिवाइज करो, जल परिवहन क्या है, स्थल में क्या है, पशु में क्या है, व्यापारिक मार्ग में क्या है, तकनीक पक्ष में। चलो भैया कर लो रिवाइज। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की। जल परिवहन, स्थल परिवहन दोनों के साथ दर्शाते हुए इनकी अर्थव्यवस्था स्थित व्यापार नेटवर्क पर आधारित थी। ठीक है भैया, इसी पढ़ चुके हम, पढ़ चुके। ये आर्थिक जीवन की रीढ़ की हड्डी थी, क्योंकि रोड मिट्टी यहाँ से मिलती है, नदी जल की उपलब्धता मिलती है यहाँ से। मुख्य फसलें पढ़ चुके हम, गेहूँ, जौ, कपास, बारले। कोई गलत नहीं होगा, कपास दुनिया का सबसे अधिक कपास। हड़प्पा लोगों ने दुनिया की सबसे पहले कपास की खेती की। क्या? कपास की सबसे पहले खेती की हड़प्पा लोगों ने की थी, हड़प्पा वासियों ने की। यूनानियों ने कपास को सिंधु कहा था, जो कि सिंध सब। यूनानियों ने क्या, कपास को सिंधु नाम दिया, जो कि सिंध। फलों में तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला मिलता है। नींबू मिलता है, केला मिलता है, तरबूज, तरबूज, अनार मिलता है। अनाज की किस्में, गेहूं की किस्में, जौ की बहुत सारी किस्में मिलती है आपको। कृषि में प्रशस्तर और कांस्य के उपकरणों का औजार उपयोग होता है। लकड़ी के हल मिलते हैं हमारे लिए। काली बंगा जी, देखो, अब होगा ना फैक्ट के, मतलब जो फैक्ट महत्वपूर्ण तीन बार रिवाइज किया। काली बंगा जूते साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण गहराई हराइयाँ मिलती होता है, जुताई ऐसे। यहाँ से काली बंगा से हैंगा और कोदाल मिलती है आपकी। हैंगा कोदाल जो कि खुदाई का के लिए होती है, खुदाई के लिए होती है। कृषि को की बात करें तो संभवतः हड़प्पा वासियों ने गेहूं, जो कपास की खेती कहाँ से, मेहरगढ़ से लिया। पशुपालन मिलता है भैया, घोड़ा वाला बैल, गाय, भैंस, बकरी, हाथी इत्यादि पाए जाते थे। गधा, कुत्ता, कुत्ता भी, सूअर भी पाला जाता था। महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात, ये महत्वपूर्ण है। ऊँट पालने का साक्ष्य कालीबंगा से, महत्वपूर्ण है। पालने का साक्ष्य कहाँ से मिला बेटा? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से मिलते हैं।
गुजरात के निवासी एलिफेंट पालते थे। यार लोग गुजरात के निवासी एलिफेंट हाथी पालते थे। घोड़े और ऊंट के चित्र मोरों पर नहीं मिलते हैं। घोड़े और ऊंट के चित्र मोरों पर नहीं मिलते हैं यार रखना। सिंचित कृषि, यहाँ पे कृषि के सिस्टम, सिंचित इरिगेटेड फार्मिंग होती थी, डबल क्रॉपिंग होती थी, हल चलाना होता था, उन्नत औजार यहाँ पे यूज होते थे। बाइलिंगुअल है पूरा, इकोनॉमी आपको मिलेगी यहाँ पे। संक्षिप्त चार मुख्य पर्सन लिख रहे हैं, चलो रिवीजन पूरा। अब मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी संबंध, अंतिम टॉपिक आपका इसमें, मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी संबंध। हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार और संस्कृति केवल भारतीय महाद्वीप तक सीमित। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार और संस्कृति केवल भारतीय महाद्वीप सीमित, बल्कि मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और मध्य एशिया तक, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और मध्य एशिया तक, ठीक है ना। एविडेंस ऑफ ट्रेडिशन, यदि व्यापारिक संबंध की प्रमाण की बात करें तो पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं भैया, नगर के व्यापारिक अभिलेखों से प्राप्त मिलता है। और व्यापारी मेलुआ अर्थात तू के क्षेत्र से निम्न वस्तुएं, ये आपसे पूछा गया है कौन सी वस्तु आयात करते थे, कौन सी निर्यात। तू के क्षेत्र से निम्न वस्तु आयात का मतलब क्या क्या निर्यात करे, तांबा, गोमद, कार्नेलियन, हाथी दंत, इवोरी, शीपी, सेल्स, वैद्यमणि, लैपिस इलोजी, लाजुली, मोती, अवनुस, इवोनिस। मेसोपोटामिया से प्राप्त हड़प्पा वस्तुएं, हड़प्पा ऑब्जेक्ट फाउंडेड इन मेसोपोटामिया, क्या क्या प्राप्त थी, और निपुर, तेल और स्मार। हड़प्पा की मोहरें प्राप्त हुई वहां से, यार ना। मेसोपोटामिया की सारी कब्रें वहां से प्राप्त थी। हड़प्पाई संघ और हिंदूकुश मिले आपको। फारस की खाड़ी, पेलका और बहरीन द्वीपों से हड़प्पा मोहरें प्राप्त हुई हैं। इससे पता चला कि लोग क्या व्यापार करते थे। लोथल में पाई गई बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया शैली में बनाई गई हैं, ठीक है ना। तिपटिया पैटर्न था, राधा पर नहीं। तौल और बांटों की समानता मिलती हुई है। फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया में पाए गए हड़प्पाई तौल के पाठ पाए गए वहां पे। लिखित प्रमाण, अब जो अक्काद साम्राज्य के अभिलेख, अक्काद के प्रसिद्ध सम्राट शारगोन ने दावा किया कि दिलमुन, मगन और मेलुआ, दिलमुन, मगन और मेलुआ के जहाज मेरी राजधानी से आते थे। दिलमुन कहाँ की, दिलमुन की पहचान बहरीन से की। मगन आया था मकरान तट, और मेलुआ मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। ये सब तो पूछ गए तीनों, क्या, दिलमुन, मगन और मेलुआ। मेसोपोटामिया के लिखित दस्तावेज में लिखा है कि मेलुआ के व्यापारी मेसोपोटामिया में रहते थे और व्यापार करते थे। एक अन्य दस्तावेज में मेरुआ की भाषा द्विभाषीय का उल्लेख किया है। धातु में देखो, धातु कहाँ से हम आयात कर, कौन सी धातु कहाँ से आयात करें, महत्वपूर्ण पूछा गया है इसमें। टिन खासकर से पूछा था, क्या, टिन आपका खासकर से पूछा है, टिन कहाँ से मंगाया जाता है, ठीक है। जानना, टिन ईरान अफगानिस्तान, तामा खेतड़ी राजस्थान से, चांदी ईरान अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान दक्षिण से, लाजवत आपका बदस्का अफगानिस्तान से, रोजा ईरान से, सीसा ईरान राजस्थान अफगानिस्तान से, शिलाजीत आपका हिमालय से, तिल रतन आपका बदस्का से, तंग सौराष्ट्र गुजरात से, तेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात से। याद रखना क्या, तेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात से, संख कोणिया राजस्थान सौराष्ट्र से, नील रत्न अफगानिस्तान से, सिराजित हिमालय से, सीसा आपका ईरान राजस्थान अफगानिस्तान से, रोजा ईरान से, राजवत मणि आपकी बदस्का अफगानिस्तान से, स्वर्ण आपका अफगानिस्तान, दक्षिण भारत कर्नाटक से, चांदी आपकी ईरान अफगानिस्तान से, तांबा आपका खेतड़ी खानों से, आपका लोहा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लोहा नहीं मिल रहा है। ये याद कर लेना, पूरी साइड याद कर लेना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। नोट सच में शानदार बनाए, नोट सच में शानदार। बीमे की प्रगति बात करें, हड़प्पा सभ्यता से धातुएं, मन के वस्त्र, सीपी हाथीदांत, लकड़ी के उत्पाद मेसोपोटामिया में निर्यात किए जाते थे। बल्दे मेसोपोटामिया ऊन, तेल, चांदी आयात की जाती थी ना। हड़प्पा के बंदर देख चुके हैं, लोथल, बालाकोट, ठीक है ना, उत्कंगडोर, कोटड़ा। संपर्क का महत्व क्या हो भैया, यदि हमने मेसोपोटामिया में से संपर्क किया तो उसका महत्व क्या है। तो व्यापारिक समृद्धि हुई है। व्यापारिक समृद्धि कैसे हुई? विदेशी व्यापार में आर्थिक विकास, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, प्रो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, तकनीकी प्रभाव, टेक्निकल इन्फ्लुएंस इन शिप बिल्डिंग एंड वेट सिस्टम, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। निष्कर्ष की बात करें, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के संबंध बढ़े, व्यापारिक सांस्कृतिक तकनीकी विकास हुआ है, मेरू आंदोलन मंगादो, आपके वही शब्द रिपीट हो रहे हैं, वही चार ही से। अब धार्मिक जीवन की बात कर लो, और इसको इसको अब आपको पढ़ना है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये तो कुछ आपके लिए बताने लगे, ये देवता के चिन्ह आपको मिले, मात देवी कहाँ से मिली, सारी चीज पढ़ा चुका हूँ मैं। बस लास्ट का टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण दिखा रहा हूँ, देखो। स्वस्तिक की साक्ष्य मिलती है, अर्थ क्या है, लिंग होने की पूजा मिलती है, अग्नि शक्ति मिलती है। ये मैं आपको सारा पढ़ा चुका हूँ, ये आपको पढ़ा चुका हूँ, यहाँ से कुछ नई चीज नहीं।
ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ, अब आपको रिवीजन करना है। ये पतन के कारण लिखे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। कह रहा हूँ ये पतन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये अंतिम टॉपिक पतन के कारण क्या-क्या है। किस विद्वान ने क्या कहा इसको पढ़ना आपको, ठीक है ना? पढ़ना आपको पीडीएफ में आपको भेजता हूँ। पीडीएफ में आपको भेजता हूँ क्लास के बाद। तो जलवायु परिवर्तन किसने कहा? बाढ़ किसने कहा? ये नाम याद रखना। धातु परिवर्तन किसने कहा है? वायु आक्रमण किसने कहा है? और क्या उन्होंने साक्ष्य दिए, ठीक ना? क्या करंट में होता क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार गतिविधि क्या बोलते हैं। तो 8 से 9 पॉइंट लिखे मैंने इसमें। क्या एक पूरी चार्ट मैंने आपको बना दी, बताओ। चार्ट से याद कर लेना, उसको पढ़ लेना आप लोग। पतंग के परिणाम क्या हुए वो बता दिया यहाँ पे। हड़प्पा लिपि के बारे में बता दिया, हड़प्पा लिपि के बारे में बता दिया कि हड़प्पा लिपि कैसी है, क्या है, मुख्य विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की लिपि की, ठीक है ना? लिपि की मुख्य विशेषताएं, लिपि की प्रकृति क्या है, सेंधव सभ्यता ने क्या दिया, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बोलते हैं वर्तमान में सेंधव सभ्यता प्रासंगिकता, पढ़ो इसको। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया यूपीएससी ऑप्शनल में और जीएस मेंस में पूछा गया कि नहीं। बहुत शानदार टॉपिक, बहुत मेरे कंटेंट बहुत शानदार बनाया गया। अंत में आपकी देखो पूरे प्रमुख अवशेष, अब देखो पूरे स्तर में यहाँ पे चार्ट में लिख दिए, रिवीजन चार्ट आपके लिए बना दिया है, रिवीजन करेंगे। उत्खनन संबंधी कार्य था, कौन ने उत्खनन किया पूरे लिख दिया यहाँ पे, रिवीजन करेंगे। क्षेत्र और विस्तार लिख दिया, किस क्षेत्र क्या मिल रहा है आपको, विशेष अवशेष कहाँ से मिले, ए ऐसे चार्ट बनाए, पूरा पूछा जाता है, पूरा पूछे जाते हैं अवशेष। पूरा रिवीजन चार्ट आपका खत्म हो गया है। अब ये अंत में विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता पूरा पढ़ चुके आप लोग, पूरा पढ़ चुके हो, पूरा पढ़ चुके हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो नहीं पढ़ाई मैंने। मतलब इस क्लास में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता खत्म। अब पता है क्लास तो 2 घंटे की हुई, 2.5 घंटे की हुई है, क्लास रिकॉर्ड करने में 5 घंटे लगे, बीच में गैप लेना पड़ा। दूसरा, साथ ही साथ और क्या समय लग गया मुझे, और पीपीटी बनाने में। मेरी इच्छा आपको ऐसी बड़ी-बड़ी क्लास दूँगा, इस चीज़ जल्दी हो जाएगी, नवंबर तक खत्म कर लें हम लोग। जॉइन आवर फ्री लर्निंग कम्युनिटी, फ्री क्लासेस जॉइन कर सकते हैं नेट सेट के लिए। पेपर 1 की क्लास आपके लिए, पेपर 2 की क्लास चल रही है। यदि इस पे क्लिक करते हो, पेपर 1 की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। क्लिक करते हो, पेपर 2 की सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना? क्यूआर कोड के लिए मज़ाक कर रहा था मैं आपको, एक क्लास से जोड़ दूँगा। सॉरी, सॉरी। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। इस क्लास पे अधिक से अधिक व्यू चाहिए, अधिक से लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, शेयर चाहिए। यदि आप लोग करो तो मोटिवेशन मिलेगा, नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और आगे क्लास करने में मुझे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना? आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आई होगी, थोड़ा हैंग किया होगा, समस्याएँ आई होंगी, बट उम्मीद है पसंद क्लास आपको आएगी। क्या? क्लास आपको पसंद आएगी, ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। पीडीएफ देखो शेयर कर रहा हूँ मैं सेव करके, ये मैं अभी सेव करता हूँ, अभी आपको शेयर करता हूँ, ठीक है ना?